गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत बढ़िया बच्चों ने जो है मैसेजेस किए कि बहुत ही अच्छा उनका पेपर गया। तो उम्मीद है सिलेक्शन भी हो जाएगा। जो लोग मेहनत करते रहेंगे उन लोगों को हमेशा देखना, कभी ना कभी हो सकता है एक दो बार असफलता मिले, लेकिन फाइनली जाके सफलता उनको मिल जाएगी जो लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे। लास्ट के कुछ दिनों में जो टॉपिक्स कराए थे उनमें से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। 57 की क्रांति पे क्वेश्चंस आए हुए थे। और ये विद्युत वाले टॉपिक को मैंने अभी हाल ही में कराया था, पिछले ही हफ्ते, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन जो मैंने डबल डबल क्लासेस ली, उनमें से कई सारे क्वेश्चंस आए थे। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, आपका पेपर अच्छा गया होगा। और बाकी भैया अब आधे लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ भी मिल जाए उनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं, जो अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं और जो ये विश्वास रखते हैं कि अगर मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, उनका पेपर जरूर यकीनन अच्छा गया होगा। और ऐसे सभी बच्चों को जिनका आने वाले हफ्तों में भी एग्जाम है, क्योंकि अब फीमेल सुपरवाइजर का भी एग्जाम है। मार्च में 99.9% हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम है। तो अब एक अच्छे ढंग से तैयारी करने का ये पीक टाइम है। इस टाइम जो बच्चा संभल गया, जो अच्छे ढंग से चीजों को करता चला गया। और मैं पिछले हफ्ते भी आपको कह रही थी कि मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करा दिया। भौगोलिक संरचना आपकी समझ में आ गई, पर्यटन के टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए, इतिहास से उठा के हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट 57 का टॉपिक कवर किया जिसमें से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए थे। तो हर पेपर में कुछ ना कुछ आता रहेगा। हमने वन्य जीव अभ्यारण्य सारे पढ़ लिए, मतलब मेजर उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इसका एक बड़ा हिस्सा मैंने तुम्हें करा दिया। अब छोटी छोटी चीजें कवर करानी है जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगी। हरियाणा हिस्ट्री को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, और 57 की क्रांति के बाद एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें से हमने जाना था आर्य समाज ने क्या योगदान दिया हरियाणा में। और हरियाणा में फिर हम लोग पहुंच गए थे, ये देखो ये वाला टॉपिक शुरू किया था, हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम। ये हरियाणा की हिस्ट्री का टॉपिक है। और हिस्ट्री को बहुत लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, जबकि है कुछ नहीं। कहानी के माध्यम से सुनोगे तो आसान है, पर अपने आप पढ़नी पड़ेगी। जैसे कहानी सुन ली, समझ में आ गई, उसके बाद उठा के पढ़ना। चाहे 57 की क्रांति को उठा के पढ़ लो, वो पेपर में एज इट इज क्वेश्चन थे, चाहे अब इसकी बात कर लें, ये भी आसान है, बशर्ते कि तुम पढ़ो। पहली चीज होती है, हाँ लिखा है हिंदी हार्ड थी, हिंदी साहित्य आया था, वो तो कोई पढ़ के ही नहीं गया होगा। अब पेपर का लेवल ना ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सारा पेपर अगर आसान आएगा तो फिर कंपटीशन कैसा। मेन चीज होती है पेपर में बड़ा हिस्सा आपको आता हो। सब कुछ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कोई पेपर की 100 में से 100 आपको आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपटीशन किस बात का रहेगा। कॉम्पिटिटिव पेपर में तो हमेशा कुछ चीजें ऐसी डिजाइन की जाती हैं जो बहुत हायर लेवल पे होती है, या उनको लगभग बच्चे नहीं कर पाते। अब हिंदी साहित्य आ गया, तो साहित्य में तो कॉमन सेंस लगाओ कि जिसको हिंदी साहित्य आता है उसको बाकी चीजें नहीं आती। तो साहित्य में से भी कुछ क्वेश्चंस तो वो थे मूर्धन्य वाला और इस टाइप के, वो तो आपने कर ही दिए होंगे। बाकी 4 लाइन देके अगर वो पूछ रहे हैं कि किस कवि की है या किस लेखक की है, तो उतना तो बेवकूफी है कि हम कितनी लाइंस याद करेंगे। वो कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन था आपने हरियाणा जीके में नंबर तो नहीं गवा दिए, आपने आते हुए इंग्लिश में नंबर तो नहीं कटवा दिए, या मैथ्स में या रीजनिंग में, या जो जनरल जीके थी। अगर आप इनको अच्छा कर पाए हैं तो यकीनन आपका पेपर पास होगा। अगर आपने आते आते 5 गलत कर दिए, 4 गलत कर दिए, तो फिर आपको दिक्कत में है। जो जो पेपर का सेक्शन ही बहुत ऐसा था, अजीबो गरीब। अब हिंदी साहित्य है तो किसी ने भी नहीं पढ़ रखा था, वो कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन उससे एक नंबर का भी क्रिएट नहीं होना। क्रिएट होना है हरियाणा जीके से, रीजनिंग से, मैथ्स से और इंग्लिश से। अगर आपने ये अच्छे किए हैं, कंप्यूटर भी, तो फिर अच्छी बात है। अगर इनमें पीछे रह गए हैं तो फिर आपकी गलती है, फिर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हरियाणा जीके का तो लगभग पोर्शन तुम लोगों ने अभी कुछ हफ्तों पहले ही कंप्लीट किया है। वो हिस्सा जो आया था वो पिछले हफ्ते ही कराया था, कितना सारा। जो मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास ली उनमें से काफी सारे क्वेश्चन थे। वो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम वाला मंडे ट्यूसडे की क्लास में से था। 57 की क्रांति इसमें से थी। 9 वो जो था अपना ये पक्षी विहार वाला, ये इसमें से था। तो ये तो आपको देखना था, टॉपिक्स ऐसे ही कवर होते जाएंगे। एक एक नंबर, कभी एक क्लास में से 2 नंबर, 1 नंबर ऐसे ही आता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन पढ़ाऊंगी उस दिन 100 नंबर आ जाएंगे। धीरे धीरे तैयारी होती है, इसलिए चीजों को स्लो 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 पढ़ते 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 समझते चलना चाहिए। एक दिन में सोचोगे आज सारा कर ले तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हम हिस्ट्री पे आ गए थे। हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम, ये हरियाणा हिस्ट्री से जुड़ा टॉपिक है। और हाँ, आते आते गलत हो गए तो फिर इसमें चंचल जी आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस। अगर आपके आते आते भी गलत हो रहे हैं ना, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की कमी है। क्योंकि जो आते आते गलत होते हैं इसका मतलब या तो आपने पेपर नहीं दे रखे, या आपने प्रैक्टिस में कमी छोड़ रखी है। क्योंकि आके गलत करना ये आपके पेपर अटेम्प्ट करने की गलती है। ये आपने पढ़ तो रखा है, आपको आता भी है, लेकिन अटेम्प्ट करने में गड़बड़ होना ये प्रैक्टिस है, ठीक है।
चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन हरियाणा। स्वतंत्रता संघर्ष का पहला दौर 1885 से 1914। लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ा दिया था और बताया था कि कैसे हरियाणा से कांग्रेस जो है वो काम कर रही थी हरियाणा में। और कांग्रेस की पहली बैठक में लाला मुरलीधर, है ना, राय बहादुर लाला मुरलीधर जी, जो कि हरियाणा पंजाब को बिलोंग करते थे, मेनली पंजाब के, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहलाते हैं। इन्होंने कैसे हरियाणा में कांग्रेस का एक बीज बोया। सबसे पहले ये 72 लोग देश के चुनिंदा जो इकट्ठे हुए थे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पहुंचे। और वहां से फिर 1886 में इन्होंने पहली शाखा अंबाला में बनाई। और फिर इनकी देख रेख में ही 1887 में एक शाखा हिसार में, और फिर तो लाइन लग गई। फिर धीरे धीरे हर जिले के आसपास एरियाज में शाखाएं बनने लगी, इनसे लड़के जुड़ने लगे, कार्यकर्ता बनने लगे, और देखते देखते पूरी एक जड़ें फैलती चली गई हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस तब आज की पार्टी नहीं, कांग्रेस एक बड़ा संगठन था। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। देखो, अंबाला लाला मुरलीधर जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ठीक है, प्रतिनिधित्व किया। दूसरे अधिवेशन में बताया था पंडित दीनदयाल शर्मा जी और बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी ये भी। फिर इलाहाबाद अधिवेशन में अपने लाला जी गए थे, पंजाब केसरी, है ना। हिसार इनकी कर्मभूमि, बताया था मैंने कि इनके पिताजी जो थे वो उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू और फारसी के। तो सबसे पहले उनकी पोस्टिंग जो हुई हमारे हरियाणा के रेवाड़ी में हुई, तब ये बच्चे थे, 1865 में जन्मे, 70 के आसपास ये हमारे यहाँ इनके पिताजी आए। फिर ये हिसार गए, फिर रोहतक गए, फिर ये पढ़ने के लिए लाहौर चले गए लाला जी। फिर वहां से पढ़ के आए तो फिर पिताजी के साथ साथ हिसार में प्रैक्टिस करने लगे। हिसार इनकी कर्म भूमि बन गया। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा, बहुत इंपॉर्टेंट, तुरबीज खां या तुर्राबाज खां ने इसकी अध्यक्षता की थी रोहतक में। ये इंडिया लेवल पे राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक थी बड़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा। क्योंकि वैसे तो शाखा बना दी, लेकिन उसमें जनता थोड़ी, उसमें सिर्फ कार्यकर्ता। जनसभा कहेंगे तो रोहतक में, शाखा कहेंगे तो आपके अंबाला में। 1886 में, 87 में फिर आपके हिसार में, लेकिन जनसभा आपकी रोहतक में हुई कांग्रेस की। ठीक है, तुरबीज खां, ये मैंने आपको पढ़ाया था। फिर इबेटसन ने कहा भैया लाला लाजपत राय जी लोगों में बड़ा क्रांतिकारी विचार भर रहे हैं, इनको मांडले भेज दो। लेकिन फिर जन असंतोष के कारण उन पे दबाव बना और महज कुछ महीनों में लाला जी को वहां से इनको वापस भेजना पड़ा। फिर आके इन्होंने काम किया, देखो जेल से रिहा कर दिया। आर्य समाज भी शायद मैंने पढ़ा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज पहले मुंबई में बनाया, फिर वो यहाँ आए रेवाड़ी में, पहले उन्होंने गौशाला बनाई, सबसे पहले गौशाला। फिर 1880 में अपने यहाँ एक समाज बना, आर्य समाज की पहली शाखा, जो कि रेवाड़ी में खुली। उसके सचिव बनाए गए अपने लाला लाजपत राय जी। फिर उन्होंने 86 में वही सेम शाखा अपने यहाँ हिसार में भी खोल दी। फिर ये बढ़ती चली गई। ये मैंने आपको बताया था। दयानंद सरस्वती मथुरा के स्वामी विरजानंद इनके गुरु थे। फिर कैसे आर्य समाज की जो है इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश किताब निकाली, ये हिंदी में थी। फिर इन्होंने कहा कि अज्ञानता से दूर रहो, ये देखो इंपॉर्टेंट। रेवाड़ी में आर्य समाज की एक शाखा भी स्थापित की, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर जगराव हरियाणा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा, मुझे याद है, इतना हो गया। सनातन धर्म सभा, ये यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक है, तो लास्ट क्लास अगर आपने पढ़ी होगी, वो लगभग 1.25 घंटे की क्लास थी, उसमें सब पढ़ा दिया था। आज हम शुरू करेंगे सनातन धर्म। सनातन जानते हैं आप? हिंदू धर्म हम मानते हैं, सनातन धर्म है क्योंकि इसका पता ही नहीं कि किसने स्टार्ट किया। भाई सिख धर्म हमें पता है कि गुरुओं की देन है, आपको इस्लाम धर्म पता है कि किसने दिया, आपको बौद्ध धर्म पता है, जैन धर्म पता है, लेकिन हिंदू धर्म किसने दिया? किसी एक का नाम आप ले नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है इसकी उत्पत्ति का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। सनातन है, बहुत प्राचीन, कुछ पता ही नहीं कि कब से इसकी उत्पत्ति हुई, तो सनातन धर्म है। जब रेवाड़ी में आर्य समाज विकसित हुआ, फिर हमने देखा कि कैसे कांग्रेस विकसित हो रही थी, तो उस टाइम पे जो कुछ टिपिकल हिंदू ब्राह्मण कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग थे ना, उन लोगों ने भी अपना एक समाज बनाया, सनातन धर्म समाज। सब कोशिश कर रहे हैं, सबको हक है भारत में कि भाई हर कोई अपने पुरानी चीजों को आगे ले जा सकता है। तो आर्य समाज के आंदोलन से प्रभावित होकर, आर्य भी तो पुरानी बातें कर रहे थे, वेदों की ओर लौटो, तो इनसे प्रभावित होकर हरियाणा के रूढ़िवादी हिंदू, ये रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी विचारधारा वाले हैं, उन हिंदुओं ने सनातन धर्म सभा का निर्माण किया। आपका हिंदू धर्म सनातन धर्म है क्योंकि इसके शुरुआत का किसी को कोई अंदाजा नहीं। तो सनातन धर्म सभा किसने चलाई? ये ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने चलाई। ठीक है, सनातन धर्म सभा आंदोलन के नेता झज्जर के पंडित दीनदयाल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, दीनदयाल शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झज्जर व्याख्यान वाचस्पति थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। दीनदयाल शर्मा रोहतक जिले में, झज्जर के। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये? क्योंकि उस टाइम पे झज्जर और रोहतक एक ही बेल्ट का हिस्सा था। ठीक है, तो झज्जर जिले में अवस्थित झज्जर नामक कस्बे में 1863 में हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल शर्मा।
प्रारंभ में पंडित दीनदयाल शर्मा ने झज्जर में रिफाए आम, एक बहुत खास बात जो मैंने नोटिस की, जो इस टाइम पे काम करने वाले लोग थे ना 57 की क्रांति के हेर फेर में 10-20 साल आगे पीछे, इन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि हिंदू मुसलमानों की एकता का परिचय दिया। अगर लिखा कोई अखबार तो हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी लिखा। तो इससे ये दिखता है कि नेता अगर इतना समझदार हो कि वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करे तो फिर देश समाज के टुकड़े करना मुश्किल होता है। एक आजकल आप देखते हैं कि नेताओं को सिर्फ एक चीज दिखती है कि कैसे बंटवारा करवा दिया जाए, और एक ये लोग थे जो हिंदू थे लेकिन मुसलमानों को भी प्रमोट कर रहे थे, और मुसलमान थे तो हिंदुओं को प्रमोट कर रहे थे। याद करो 57 की क्रांति, कितने सारे लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, कोई इमाम मौलवी साहब थे, कोई साबित अली खान था, कोई अकबर अली था, कोई अहमद अली था, मुस्लिम थे ना। 57 की क्रांति में लीडर्स थे, हिंदू भी लीडर और मुसलमान भी, यानी यूनिटी थी उस टाइम पर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखना, ये पंडित दीनदयाल शर्मा, नाम से देखना पंडित और शर्मा तो ब्राह्मण दिख रहे हैं, लेकिन देखो झज्जर में रिफाए आम, इससे क्या पता चल रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को भी बराबरी का दर्जा दिया, नामक सोसाइटी बनाई। नाम देखो इनकी सोसाइटी का, वैसे पंडित हैं और शर्मा हैं, लेकिन रिफाए आम नामक सोसाइटी बनाई जिसके हिंदू मुसलमान सभी सदस्य थे। यही इनका बड़प्पन था, इसलिए इनको पढ़ाया जाता है। झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा ने हरियाणा नामक उर्दू रिसाला अखबार, रिसाला मतलब अखबार, भी निकाला। ठीक है, तो उर्दू एक अखबार हरियाणा नाम से, नाम हरियाणा और वैसे उर्दू अखबार है, और ये क्या है, रिफाए आम, ये इन्होंने सोसाइटी बनाई है। हिंदू मुसलमानों की एकता का परिचय दे रहे हैं ये सब लोग, ये सब बड़े बड़े लोग हैं शर्मा, लेकिन देखो काम कितने अच्छे कर रहे हैं। वृंदावन के केशी घाट पर स्वामी नारायण नाम के कृष्ण भक्त साधु से मिलने के बाद पंडित दीनदयाल शर्मा इनके शिष्य बन गए। तो किसके शिष्य हैं, स्वामी नारायण के। पंडित दीनदयाल शर्मा ने मथुरा से मथुरा अखबार नामक उर्दू साप्ताहिक भी प्रकाशित किया। तो देखो हरियाणा से ये देखना जरा, हरियाणा ये भी उर्दू अखबार था, और ये मथुरा अखबार ये भी उर्दू अखबार। नाम में लिखा है पंडित और शर्मा, लेकिन काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। ठीक है, तो ये हिंदू मुसलमान उर्दू हिंदी सबके लिए मिक्सचर काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये मथुरा अखबार, ये किस भाषा में है, उर्दू, आधे टिक कर देंगे हिंदी, उर्दू में। अगस्त 1886 को पंडित दीनदयाल शर्मा ने झज्जर में पहला सनातन धर्म सभा की स्थापना, ही पूछ लेंगे हरियाणा में पहली सनातन धर्म सभा कहाँ और कब स्थापित हुई, तो ये कहाँ हुई, झज्जर में। झज्जर में पहली, पंडित दीनदयाल शर्मा झज्जर के ही तो थे, तो यहाँ पे इन्होंने पहली सनातन धर्म सभा की स्थापना की। पहली सनातन धर्म सभा के सभापति राय नथुलाल थे। तो सनातन धर्म अगर आ गई सभा तो कहाँ, झज्जर में। जैसे कांग्रेस कहाँ पहली आपकी, अंबाला में। जैसे आपकी आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ, रेवाड़ी में। ऐसे ही सनातन धर्म की पहली सभा झज्जर में। कौन, पंडित दीनदयाल शर्मा, शर्मा जी हैं, लेकिन रिसाला अखबार निकाल रहे हैं उर्दू के नाम पे, और मथुरा अखबार निकाल रहे हैं उर्दू में, और हरियाणा नामक निकाल रहे हैं उर्दू में। ठीक है, 1890 में भिवानी में सद धर्म मतलब सच्चा धर्म प्रकाशिका सभा बनाई गई, जो बाद में सनातन धर्म सभा बन गई। तो ये रूढ़िवादी जो हिंदू है ना, उन लोगों ने आर्य समाज से प्रभावित होकर और सनातन धर्म सभा बनाई। तो सनातन धर्म सभा में झज्जर में जिसका मेन विकास हुआ पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने किया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर भी काम किया। ठीक है, अब है सिख सभाएं, क्योंकि 57 की क्रांति हो चुकी तो अब सिखों का भी योगदान है ना, तो सिखों ने भी काम किया, इन्होंने भी सभाएं बना ली। 80 के दशक में हरियाणा के सिखों ने भी अपने समाज को संगठित और राजनीतिक रूप से जागृत करने के लिए सिंह सभा, तो सिखों की एक सभा सिंह सभा, एक संस्था ने महत्वपूर्ण काम किया। 1886 में लाला मुरलीधर ने के आशीर्वाद से अंबाला में, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बन गई, ये पहली शाखा। अगर कांग्रेस की पहली शाखा पूछेंगे तो अंबाला, अगर कहेंगे सनातन धर्म सभा तो आप कहेंगे झज्जर, अगर कहेंगे आर्य समाज तो आप कहेंगे रेवाड़ी। 3 अलग बातें बता रही हूं मैं, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, कांग्रेस की एक शाखा बन गई जो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में पहली कांग्रेस की शाखा थी। ठीक है, 1886, क्योंकि लाला जी, देखो लाला जी का आशीर्वाद क्यों किया लाला मुरलीधर का, क्योंकि यही 72 लोगों में गए थे, आके इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, उनसे प्रभावित होकर पहली शाखा कांग्रेस की बनी। कहां पर, अंबाला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1887, अब इनकी शाखा के बाद लाला लाजपत राय जी शाखा बनाएंगे हिसार में। लाला लाजपत राय के प्रयासों से हिसार में कांग्रेस की स्थापना की गई, तो कांग्रेस की दूसरी शाखा बन गई। पहले एक आदमी जाता है, 72 लोग मुंबई में बैठते हैं, उनमें वो एक आदमी है, वापस आता है, अपने अंबाला में पहली कांग्रेस की शाखा बनवाता है, फिर लाला जी दूसरी बनाते हैं हिसार में। लाला जी हिसार में क्यों काम कर रहे हैं, इनके पिताजी वहीं के स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर हैं, वो इनकी कर्म भूमि है। ठीक है, 1892 में लाला मुरलीधर हरियाणा छोड़कर लाहौर चले गए। ठीक है, तो हरियाणा छोड़कर लाहौर चले गए। पहले काम कहाँ किया इन्होंने, अंबाला में, पलवल में जन्मे थे, तो फिर बाद में चले गए लाहौर। मार्ले मिंटो सुधार, 2 आदमी, एक मार्ले और एक मिंटो। मिंटो हमारे यहाँ है, मार्ले ब्रिटेन में बैठता है, सचिव है ये महारानी का।
ठीक है, मतलब हमारे और उनके बीच में एक पुल का काम करता है। मार्ले मिंटो सुधार, जिनका मजाक उड़ाया एक आदमी ने, शिव शंभू के चिट्ठे नाम से उन्होंने हास्य व्यंग लिखा कि ये है सुधार। हरियाणा के पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बाल मुकुंद गुप्त बहुत ही बड़ा नाम है, ने शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू के चिट्ठे भी लिख देते हैं, नामक लेखों के माध्यम से मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया। तो मार्ले मिंटो सुधार कहने को आपके सुधार है, और मैं आपको बताऊं ये हिंदू मुस्लिम को सिख को डिवाइड करने का काम करेंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1909 और 1919 के हैं। 1909 वाले मार्ले मिंटो ने हिंदू और मुसलमानों को अलग किया। और अभी आप क्या पढ़ रहे थे, हिंदू मुसलमानों के राइटर्स हिंदी में भी लिख रहे हैं, उर्दू में मिक्सचर लिख रहे हैं, कोई उर्दू अखबार निकाल रहा है, कोई हिंदी अखबार निकाल रहा है, तो यूनिटी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान अलग हो जाए, इसी का मजाक उड़ाया जा रहा है शिव शंभू के चिट्ठे में। किसने लिखी है वो, बाल मुकुंद गुप्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये पत्रकार है, राइटर है ये बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेखों के माध्यम से मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अधीन गुड़गांव, रोहतक और हिसार के जिला बोर्ड और कमेटी को पंजाब विधानसभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दे दी गई। इसमें अंबाला, करनाल जिलों को शिमला के साथ जोड़कर सदस्यता निश्चित की गई थी। ये कहने का मतलब है कि इन लोगों ने हिंदू मुसलमानों को बांटने के सारे काम कर लिए थे और इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था, मार्ले मिंटो सुधार का। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिए पूछ लेंगे ये। ठीक है, तो ये पूछेंगे किसने लिखा ये शिव शंभू के चिट्ठे, तो बाल मुकुंद गुप्त ने। नेक्स्ट है होम रूल लीग। आप अच्छी तरह जानते हैं होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की है, इनकी देन है, और इन्होंने इसको इंडिया में फेमस कराया। ये अपने थे ना तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने इनकी बड़ी मदद की और उसका प्रभाव हमारे यहाँ भी रहा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, तीनों एक ही तो थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि पे क्या बाल गंगाधर तिलक की छाप नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। होम रूल आंदोलन, यद्यपि बाल गंगाधर तिलक ने हरियाणा का दौरा नहीं किया, ये खुद नहीं आए, इनका जब इतना क्लोज फ्रेंड था, एक ही बात है ये आए ना आए, लाल बाल पाल में से लाला जी तो आपके यहीं थे, आपके राज्य को उन्होंने कर्म भूमि बना रखा था, तो इसलिए इनको ये था कि भाई दोनों का एक साथ जाना जरूरी थोड़ी है, मेरे तेरे विचार अलग नहीं है। इनके विचारों का प्रभाव हरियाणा पे क्यों था? क्योंकि इनका खास क्लोज फ्रेंड लाला लाजपत राय जी हमारे हरियाणा को अपनी कर्म भूमि बना के बैठे थे। तो तिलक ने हरियाणा का दौरा नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस आए, तिलक नहीं आए, लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी के आदमी, वो आदमी जिसने सही को सही कहा और गलत को गलत, वो आदमी जिसने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरियाणा के लड़कों शामिल मत हो, हरियाणा पंजाब को गांधी जी बेवकूफ बना रहे हैं, इन्होंने कहा था ये, नेकीराम शर्मा ने उस टाइम सच्ची बात कही थी कुछ हद तक। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा प्रांत में होम रूल आंदोलन का बिगुल बजाया। अब सोचो नाम पंडित नेकीराम शर्मा, लग रहा है कोई बहुत शरीफ टाइप के, इस तरह क्रांतिकारी विचारों के बहुत बड़े लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, जिसने उस टाइम पे कहा था कि गलत कर रहे हो तुम, ये जो गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो रहे हो नुकसान होगा। और देखो ये किसको मानते होंगे, ये क्रांतिकारियों की विचारधारा को मानते होंगे, इसलिए इनको गलत लगा था गांधी जी का वो स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है होम रूल को, नेकीराम शर्मा जी ने। रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह, आप सब जानते हैं रॉलेट एक्ट, काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। मैंने बहुत डिटेल से हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ी है तो समझा होगा कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों के दमन चक्र को चलाने के लिए, रॉलेट इसका हेड था, इसका नाम रॉलेट एक्ट नहीं था, रॉलेट जो कमीशन था ना उसका मुखिया था, जिसने ये एक्ट प्रपोज किया, जिसने ये कानून बताया। इस एक्ट का तो मेन टारगेट था क्रांतिकारियों को ऐसे कुचल दो कि कोई सर उठाने की हिम्मत ना कर सके, और इसलिए ये आर्म्स और एम्यूनिशन, यानी जितने इनके पास हथियार और ये सब है ना, इन सब में ना पहुंच पाए वो खेप इन तक, इनको किस तरह से खत्म किया जाए, जहां मिल जाए, जो भी सुराख मिल गया खत्म कर देंगे, तो वो सब था रॉलेट एक्ट। इसलिए हमने कहा काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, ये अपना कानून गलत था, बिल्कुल गलत था, लेकिन थोपा गया। मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट का देश भर में विरोध किया गया। गलत था ना ये, किसी को पकड़ के पुलिस पीटे मारे, कोई सुने ना उसकी। राज्य के अंबाला में सबसे पहले इसका विरोध किया गया। क्यों अंबाला? क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपके अंबाला के लोगों के ब्लड में सेना का खून खौलता था। पूरे देश में ही वैसे तो सेना थी, पूरे राज्य में, लेकिन आपके अंबाला में कैंट था, और उस कैंट में बहुत जल्दी चीजें फैलती थी, क्योंकि यंग लड़के थे ना। आप देखो क्रांति की शुरुआत कैंट से होनी थी, अब आप देख रहे हैं रॉलेट एक्ट का विरोध पूरा हरियाणा, पूरा देश करेगा, लेकिन शुरुआत आपके अंबाला से होगी।
ठीक है। तो विरोध किया गया सबसे पहले अंबाला में। 30 मार्च से 19 अप्रैल तक हरियाणा भर में व्यापक आंदोलन चलता रहा पूरे देश में कि विरोध करो इसका। आपका देश, आपका जो राज्य है ना, क्रांतिकारियों की भूमि था। 6 अप्रैल 19 को रॉलेट एक्ट के विरोध में रोहतक में एक बड़ी सभा की गई। ऐसी एक सभा आपने कांग्रेस की पहली जनसभा याद है की थी, तुरबीज खान या तुर्राबाज खान की अध्यक्षता में। आपने कांग्रेस बनाई अंबाला में, फिर हिसार में, लेकिन आपने पहली जनसभा की थी रोहतक में, जिसमें खुलेआम सबको इन्विटेशन दिया गया। ऐसे ही अब आप रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। कहाँ पे? रोहतक में। देखो, बड़ी सभा। तो रोहतक इसलिए तो कहते हैं, रोहतक का महम है ना, चौबीसी चबूतरा, कि वो राजनीतिक इससे जुड़ा हुआ है। आप कारण देख लो, कांग्रेस की पहली जनसभा, कार्यसभा अलग हुई, मीटिंग्स अलग हुई, लेकिन पहली जनता के बीच में सभा कांग्रेस की रोहतक में। और अब आप देख रहे हैं रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए बड़ी महासभा भी रोहतक में आई गई। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ था सुन लो ये भी। अब रॉलेट एक्ट जो है, इसका विरोध गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी तब तक एक बड़ा चेहरा बन गए थे, क्योंकि 17 में गांधी जी, 18 में गांधी जी, 19 में गांधी जी। तो महात्मा गांधी मुंबई से चलते हैं दिल्ली, हरियाणा में आने के लिए। कुछ बड़े बड़े लीडर्स ने कहा था, सर आप हरियाणा आइए, हरियाणा के लोगों में जज्बा बहुत है पर डायरेक्शन नहीं है, आप उनको डायरेक्शन दीजिए। तो गांधी जी आ जाते हैं ट्रेन में बैठ के। अंग्रेजों को पता लगा कि भैया गांधी आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, पलवल के स्टेशन पे पहले से अंग्रेज सेना तैयार हो गई। जैसे ही गांधी की ट्रेन आके रुकी, गांधी जी को पकड़ा कि सर आप वहां नहीं जा सकते और आपके खिलाफ हमारे पास वारंट है, गिरफ्तार नहीं करेंगे लेकिन आप वहां जा नहीं सकते, आपको अंग्रेजी जो कानून है मान्यता नहीं देता। तो पकड़ के उनको ऐसे दिखावटी हथकड़ी लगाई और स्टेशन जहां उतारा था ना, उससे अपोजिट साइड जाके खड़े हो गए और वापसी की ट्रेन में बैठा दिया। कोई जेल नहीं भेजा, न मारा न पीटा, कुछ नहीं किया। ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी इंडिया में। इससे पहले गांधी जी गिरफ्तार नहीं हुए। तो इंडिया गांधी जी 1915 में आ गए थे, 9 जनवरी को। अभी परसों जो तारीख थी, 9 जनवरी 1915 को आए गांधी जी को पहली बार इंडिया में गिरफ्तार हरियाणा में किया गया। तो देखो, हरियाणा की भूमि, यहाँ गांधी की पहली गिरफ्तारी हुई। कोई मारपीट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पकड़ा, ट्रेन से उतारा नीचे, अपोजिट गए, जहां से ट्रेन वापस मुंबई जाती थी उसमें बैठा दिया, लेकिन फिर भी पहली गिरफ्तारी। हरियाणा के नेताओं के आमंत्रण पर इस आंदोलन, मतलब रॉलेट एक्ट को प्रेरित करने हेतु महात्मा गांधी बंबई से हरियाणा आए, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल से गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार पढ़ के लग रहा है कहीं जेल नहीं गए, वापसी की ट्रेन में बैठाए। तो पहली गिरफ्तारी पलवल से, ये इंडिया में पहली गिरफ्तारी है। 13 अप्रैल 1919 आप सब जानते हैं, बैसाखी का दिन था और जलियांवाला में क्या घटिया हरकत की थी अंग्रेजों के डायर ने, और जिसका बदला बहुत सालों बाद लिया था 1940 में ऊधम सिंह जी ने। मैंने ऊधम सिंह जी के ऊपर यूट्यूब पे एक बहुत बढ़िया उनकी जीवनी को कोशिश की थी बताने की, वो सबको सुननी चाहिए। उनसे ना दिमाग का विकास भी होता है, आप सोचने लायक बनते हैं, तो उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। 13 अप्रैल 19 को अमृतसर में बैसाखी के दिन ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। 14 अप्रैल 19 अगले दिन बहादुरगढ़ के रेल कर्मचारी, मजदूर और सामान्य जनता ने रेलवे स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ था ना भाई, स्टेशन अंग्रेजों के, रेल की पटरियां अंग्रेजों की, तो हम क्या करते थे, उनको उखाड़ते थे, उनको आग लगाते थे। हम आज ये नहीं समझ पाते कि उनको उखाड़ने से अब हमारा अपना पर्सनल नुकसान है। कई बार आंदोलनकारी, क्रांतिकारी टाइप के जो इस तरह, अब तो क्रांतिकारी नहीं होते लेकिन फिर भी उग्र टाइप के लोग रेल की पटरियों को उखाड़ देते हैं। अरे भैया, अंग्रेजों के टाइम में वो लॉजिकल था क्योंकि वो पटरियां उन्होंने बिछाई थी। आज इलॉजिकल है, बस जलाना, ट्रेन जलाना, ये पटरियां उखाड़ देना, ये सब हमारा है, ये हम सबके देश की प्रॉपर्टी, अब ये अंग्रेजों की नहीं है। इसलिए अब ये काम नहीं, तब करते थे हमेशा। इनके रेलवे के पटरियां उखाड़ देते, इनके टेलीफोन की जो तार थी उनको काट देते, क्योंकि उससे उनका नुकसान होता था ना, उनको प्रॉब्लम आती थी। अब नहीं करना चाहिए, अब ये हमारा है सब कुछ। तो बहादुरगढ़ के रेल कर्मचारी, मजदूर और सामान्य जनता ने रेलवे स्टेशन पर आक्रमण कर दिया, उनको मार पीटा, उनकी तोड़फोड़ मचा दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जलियांवाला किया। 15 अप्रैल 19 को रोहतक शहर में, अब तुम समझ अगर पा रहे हो, रोहतक के इर्द गिर्द कई चीजें हो गई। रोहतक में पहली जनसभा थी, रोहतक में ही अब हम महासभा देख रहे थे। तो रोहतक में क्रांतिकारियों का संदेश के शीर्षक वाले पोस्टर चिपका दिए। रातों रात क्रांतिकारियों ने अपना एक पोस्टर छपवाए, क्रांतिकारियों का संदेश, और रोहतक के चप्पे चप्पे, क्योंकि देखो रोहतक में ही जनसभा है, रोहतक में ही महासभा है, तो रोहतक में पढ़े लिखे समझदार लोग थे, इसलिए उनको उकसाने के लिए कि भाई देखो क्रांतिकारियों का संदेश, ये चिपका दिए। 20 अप्रैल 19 को रोहतक में जाट हाई स्कूल के समीप नहर विभाग के टेलीफोन के तार काट दिए। तो अंग्रेजों को कैसे परेशानी है, तो इनके ये तार काट दो टेलीफोन के। तोड़फोड़ की वारदातों को रोकने के लिए रोहतक जिले में प्रत्येक गांव को ठीकरी पहरा देने का आदेश जारी किए गए। पुराने टाइम में आप किसी अपने दादा वगैरह से पूछेंगे ना, ठीकरी पहरा, तो बहुत अच्छा समझाएंगे कि क्या होता था पहरा। तो लोगों ने मना किया, हम क्यों दे पहरा भाई, तुम देखो इसको। 29 अप्रैल 19 को कई गाँव ने सरकार द्वारा लागू की गई चौकीदारी के विरुद्ध प्रबल आवाज उठाई।
ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है भाई, क्या क्या किया हमने, बहादुरगढ़ में हमने गड़बड़ की, रोहतक में हमने गड़बड़ की, वो पोस्टर चिपका दिए हमने, ठीक है, टेलीफोन के तार काट दिए। असहयोग आंदोलन आप अच्छी तरह जानते हैं, इंडिया में असहयोग गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें पूरी जनता को इन्होंने साथ लिया। और ये जन आंदोलन हरियाणा की मिट्टी से भी ये छूता नहीं रहा, और यहाँ भी हमने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इस जन आंदोलन में ही आप लोगों को ये फील हुआ था कि शायद इंडिया आजाद हो सकता है। गांधी जी हरियाणा आए थे, भिवानी गांधी जी आए, रोहतक गांधी जी आए, कलानौर गांधी जी आए, और उन्होंने जनसभाएं बड़ी बड़ी हजारों लोगों के हुजूम को संबोधित किया। हजारों लोग हरियाणा के इकट्ठे होते, गांधी जी स्टेज पे आते, भाषण देते, अच्छी अच्छी बातें बताते। फिर यहाँ बहुत सारे काम हुए, उसी के बारे में है ये। 1920 से 22 में देशव्यापी असहयोग आंदोलन को बल देने के लिए गांधी जी ने 15 फरवरी 20 को भिवानी, 16 को कलानौर यानी रोहतक, और 17 को रोहतक का दौरा किया। ठीक है, तो भिवानी आए, कलानौर आए और रोहतक आए गांधी जी। क्यों? असहयोग आंदोलन में हिस्सा लो, प्रमोट करना होता है ना लोगों को ना। आम जनता को दिशा नहीं दिखती, उनको दिखाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, एक आइडिया देना पड़ता है। तो गांधी जी कहाँ कहाँ आए आपके? भिवानी में, रोहतक में और कलानौर में। इंपॉर्टेंट है ये, भिवानी, रोहतक, कलानौर, 3 जगह आए आपके गांधी जी लोगों को समझाने के लिए। अक्टूबर 1920 में ये कब आ रहे थे? देखो फरवरी में, 15, 16, 17 फरवरी, अब 4, 5, 6, 8 महीने बीत गए, अक्टूबर आ गया। पानीपत शहर में पहली राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई। अब पहली राजनीतिक कॉन्फ्रेंस पहले जनसभा महासभा रोहतक में हुई थी, अब पानीपत में। पानीपत में ना बहुत काम करेंगे लाला लाजपत राय, जो कि पहले हिसार में काम कर रहे थे। असहयोग का सारा बीड़ा लाला जी उठाएंगे। अक्टूबर 1920 में पानीपत शहर में पहली राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई। इसकी स्वागत समिति के प्रधान, बहुत इंपॉर्टेंट, खिलाफत आंदोलन के नेता पानीपत के मौलाना लका उल्ला खान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लका उल्ला खान नाम से समझो मुस्लिम है, लेकिन देखो सब साथ खड़े हैं। पंजाब केसरी, पंजाब का शेर कौन? लाला लाजपत राय, इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1920 में पानीपत में हुई एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, जिसमें लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष थे, और लका उल्ला खान, ये मौलाना जो थे पानीपत के, ये और ये जो थे दोनों मिलके काम कर रहे थे। किस चीज के लिए? असहयोग। तो पानीपत में असहयोग आंदोलन को आगे कौन ले गया? लाला लाजपत राय और लका उल्ला खान, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। 22 अक्टूबर 20 को भिवानी में अंबाला डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुरलीधर, लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में किया गया भिवानी में। अब देखो भिवानी आए लाला जी, ये गांधी जी, कलानौर आए, और कहाँ आए थे? रोहतक में। तो इसी बेल्ट में ज्यादा एक्टिव काम हो रहा है। पानीपत में कौन है अध्यक्ष? लाला लाजपत राय जी जो अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया। ठीक है, मुरलीधर जी, अब ये भिवानी में मुरलीधर, मुरलीधर वही जो कि राय बहादुर हैं उपाधि, जो कि पहली शाखा अंबाला में बनाएंगे। तो इसका आयोजन मुरलीधर की अध्यक्षता में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी, देखो इनके में ये भी आएंगे। क्यों? ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनकी पैठ है पूरी, ये 72 देश के बेस्ट लोगों में से थे, तो गांधी तो आएंगे ही आएंगे। अब महात्मा गांधी आए। इससे पहले कब आए थे? जब पलवल में पकड़ लिए थे। किस चीज के लिए? रॉलेट एक्ट के विरोध में, लोगों को समझाने के लिए। अब असहयोग के लिए गांधी हरियाणा आए। अब गांधी देखो पढ़ा था ना हमने 15, 16, 17, कहाँ कहाँ? कलानौर में आए गांधी जी, रोहतक में आए, भिवानी में। तो इस तरह से महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बड़े लीडर्स, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली जो अली बंधु कहलाते हैं, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डॉक्टर अंसारी लाला दुली चंद, ये दुनी को दुली कर लेना, इनकी बेटियों ने हिस्सा लिया था, जमुना, और 3 बेटियां थी इनकी। देवदास गांधी आदि नेता सम्मिलित हुए। तो आपके यहाँ पे अब हरियाणा में बड़े लेवल पे लोग आने लग गए, नेता आने लगे, असहयोग के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे कि उठो जागो, इसमें शामिल हो जाओ। अब शामिल हो जाओ कहना बड़ा आसान है, बच्चों को कह दिया स्कूल जाना बंद करो, कॉलेज जाना, तो भैया पढ़ेंगे कहाँ? आपके भरोसे क्या 2 साल 4 साल बैठे रहेंगे? तो हम, गांधी जी कह रहे हैं, हम पैरेलल एजुकेशन देंगे, इंडियन एजुकेशन, इंडिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं ये पढ़ाएंगे। और इसीलिए आपके देश में लाला लाजपत राय जैसे टीचर्स ने भी टीच किया हुआ है बड़े बड़े इसमें कॉलेजेस में, स्कूलों में। दिसंबर 1920 में गांधी जी ने रोहतक जाट नेशनल हाई स्कूल, देखो स्कूल की नींव डाली ना, अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, हमारे स्कूलों में आओ। तो रोहतक जाट नेशनल हाई स्कूल, नेशनल हाई स्कूल रोहतक जाट की नींव रखी, जहां अंग्रेजी स्कूल छोड़कर आने वाले विद्यार्थी पढ़ सकते थे। क्यों छोड़े वो अंग्रेजी स्कूल? क्योंकि असहयोग का मतलब ही ये है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, नौकरियों पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना, तो छोड़ दो अंग्रेजी स्कूल, हमारे स्कूल में आ जाओ। क्या नाम? रोहतक जाट नेशनल हाई स्कूल, इसकी नींव रखी। ठीक है, फिर रोहतक के अलावा भिवानी, कलानौर में भी आया था ना, भिवानी में भी देखना, भिवानी के वैश्य हाई स्कूल को भी फ्री नेशनल स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। तो फ्री नेशनल, जिसका मन करे आ जाओ पढ़ो यहाँ, पहले सिर्फ वैश्य थे। छोटू राम, छोटू राम जी बड़े
थोड़े सोच समझ के अलग तरह से डिसीजन लेते थे। छोटू राम जी, सर छोटू राम, जिनके नाम का इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिनके नाम की एक बहुत बड़ी आपके यहाँ तापीय विद्युत परियोजना है, अगर आपको याद हो, आपके इसमें यमुनानगर में, जिनके नाम की यूनिवर्सिटी है सर छोटू राम डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है आपकी? ये आपकी है इसमें मुरथल सोनीपत में। तो छोटू राम जी बड़े उसूलों आदर्शों वाले थे, अपने उसूल, ऐसे नहीं दूसरे के सामने। 1916 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और महज 4 साल बाद असहयोग से दुखी थे ये। इन्होंने कहा ये क्या लॉजिक है, स्कूल छोड़ो कॉलेज छोड़ो तो ये अनपढ़ रह जाए क्या? इन बातों से इनका जो है ना कुछ गांधी जी के साथ खटपट हुई और इन्होंने कांग्रेस त्याग दी। महज 4 साल में, 16 में ज्वाइन की, 20 में त्याग दी और फिर अपनी पार्टी बना ली और अपनी पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी का इन्होंने जम के प्रचार प्रसार किया। और फजली हुसैन एक मुस्लिम लीडर थे, उनके साथ मिलके फिर उन्होंने जमींदारा लीग बनाई और उस पार्टी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि 37 के इलेक्शन में वो सबसे नंबर 1 पार्टी बनी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटू राम ने विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज छोड़ने से मना किया और असहयोग आंदोलन को बताया। साथ ही गांधी जी की एक चाल कि भैया मत छोड़ो स्कूल कॉलेज, यानी पंडित नेकीराम शर्मा विरोध में थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़कों को क्यों मरवाने भेज रहे हो तुम? गांधी जी ने तो कह दिया कि सब लड़के जो हैं, जिनके हाइट हेल्थ अच्छा है, फौज में भर्ती हो जाओ और अंग्रेजों की सेना के साथ लड़ो, मतलब विरोध में नहीं, उनके साथ डट के लड़ो। लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा और ये छोटू राम जी ये थोड़ा सा एंटी थे कि भैया ऐसे क्यों मरे इनके लिए, अरे इनको मरना है अपने देश के लिए मरे, हमारे लड़के क्यों शामिल हों? तो दोनों विरोधी थे इस तरह के। ठीक है, इन्होंने भी कह दिया एक चाल थी। मई 1921 में भिवानी में सरकारी न्यायालय को असफल बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायालय, ये कहा था ना कि कोर्ट में मत जाओ, तो कोर्ट में ना जाए तो मामले कौन सुनेगा, तो हम अपना न्यायालय बनाएंगे सेल्फ का। तो राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित हुआ, पर ये न्यायालय या पंचायतें अधिक सफल नहीं हो पाई भिवानी में। ठीक है, गांधी जी भिवानी आए हैं, रोहतक आए हैं, कलानौर आए, आपने देख लिया। स्कूल में गांधी जी नींव रख रहे हैं, अब गांधी जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ भिवानी में जो है सरकारी वो बना दो न्यायालय। फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन को तीव्र करने के लिए महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय, जो कि हिसार कर्म भूमि थी, कस्तूरबा गांधी अपनी पत्नी, मौलाना आजाद, प्यारेलाल और जमनालाल बजाज के साथ हरियाणा का दौरा किया। तो गांधी जी लगातार हरियाणा में भी आते रहे हैं, भाई दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, यहाँ घूमते थे, हरियाणा में भी कई बार अपनी पत्नी को भी लाए, कस्तूरबा गांधी ये भी आई थी। 15 फरवरी 21 को महात्मा गांधी ने भिवानी के मिलिट्री कैंपिंग ग्राउंड में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। तो सार्वजनिक सभाएं या तो भिवानी में थी या रोहतक में थी, बड़े लेवल पर, इसको भी संबोधित किया, बहुत लोग खड़े थे, गांधी जी भाषण दे रहे थे। 16 फरवरी 21 को महात्मा गांधी कलानौर होते हुए रोहतक गए। तो भिवानी, कलानौर, रोहतक ये याद रखना है, जहां उन्होंने जाट स्कूल, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी से अलग होकर राष्ट्रीय शिक्षा देना आरंभ कर दिया था, ये नेशनल यानी हमारे हिंदी संस्कृत पढ़ा रहा था, जाट स्कूल ये रोहतक वाला, ठीक है, को देखा। 17 फरवरी 21 को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय वैश्य स्कूल की नींव रखी, पेपर में आ जाएगा, नेशनल वैश्य स्कूल किसने नींव रखी? महात्मा गांधी ने। वैश्य स्कूल ये जाट स्कूल, जाट स्कूल देशी शिक्षा दे रहा है और वैश्य स्कूल भी अच्छी शिक्षा देगा, महात्मा गांधी ने नींव रखी है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जाट भी और वैश्य भी, पेपर में आते हैं बहुत बार। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा प्रांत में हिसार जिले से सबसे पहले प्रसिद्ध नेता पंडित नेकीराम शर्मा, अभी क्या बताया, कुछ चीजों में विरोध कर रहे थे ना, वही पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन में शामिल थे। इन्होंने कुछ चीजों का विरोध किया, लेकिन कुछ अच्छी चीजों में ये कांग्रेस के साथ भी थे, कई चीजों का विरोध भी किया। समझदार आदमी जो होता है ना, वो एक पार्टी का अंधाधुंध विरोध नहीं करता, वो गलत को गलत कहता है, यार ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ठीक है तुम अच्छे काम करोगे। अब लाला जी को देखो, लाला लाजपत राय थे, कांग्रेस में ही तो शामिल थे, 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी, कांग्रेस से अलग हो गए, लेकिन 1916 में फिर जाके कांग्रेस में, और जब साइमन वापस जाओ के नारे थे तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ही तो विरोध कर रहे थे ना, भाई क्रांतिकारी और कांग्रेसियों को एक साथ लेकर आए लाला जी। ऐसे ही पंडित नेकीराम शर्मा जी हैं, तो जिसने सही को सही कहा, चाहे वो अंग्रेजों की तरफ से, चाहे हिंदुओं की तरफ से, मुसलमान या देश की तरफ से, उसकी बात है, वो लीडर थे। तो पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए अधिकांश सत्याग्रहियों को अंबाला जेल में रखा गया। आप अच्छी तरह जानते हो अंबाला कैंट में अंबाला जेल थी। 1 फरवरी 22 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी, ये पता है ना आपको, कांड हुआ था, इसमें 3 लड़के मर गए थे, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था हम इंडियंस ने, नामक स्थान पर हुए हिंसात्मक दुर्घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी ने स्थगित कर दिया, तो सोचो जिन्होंने स्कूल छोड़े वो क्या करे, जिन्होंने नौकरियां छोड़ी, जिन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ा, क्या करे। उसी के पैरेलल देखो वैश्य स्कूल बनाया था, जाट स्कूल बनाया था, उसी के पैरेलल में राष्ट्रीय न्यायालय भी बनाया ताकि वहां काम कर लो तुम, क्योंकि बीच में बंद हो गया ये तो।
असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु गांधी जी 1921 को अंबाला में आए थे। तो गांधी जी घूमते थे, अंबाला में आए, प्रचार किया। असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के बंबई पहुंचने पर हरियाणा में भी अन्य प्रांतों की तरह हड़ताल रही। यानी जो वेल्स का राजा आया तो हमने हड़ताल कर दी अपने यहाँ। इस आंदोलन के चलते हरियाणा के अनेक लोगों ने सरकार से प्राप्त पदकों और सम्मानों को लौटा दिया। इनमें अंबाला के लाला मुरलीधर ने राय बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट, किस आंदोलन के चलते ये आंदोलन था? असहयोग। रॉलेट एक्ट के बाद आया था ना ये, तो इसके दुखी होके कि यार क्या अंग्रेज हैं, इनसे क्या उपाधि लेनी, मुरलीधर जी ने राय बहादुर सम्मान लौटा दिया कि यार मुझे नहीं चाहिए ये झूठा सम्मान, तुम्हें किसी की केयर तो है नहीं। हरियाणा के अधिकांश बंदी 6 माह की कैद के बाद छोड़ दिए गए। पंडित नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, याद है श्री राम शर्मा, जिन्होंने 5 आंदोलनों में हिस्सा लिया, 7 साल तक जेल में रहे, बताया था मैंने आपको, ये सब पढ़ाया था। आदि नेता, 1 वर्ष की सजा मिली थी, सब रिहा हो गए। तो नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ऐसे बड़े लीडर्स रिहा। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी क्या थी? कांग्रेस में फूट पड़ी 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद। कुछ लोगों ने कहा गांधी जी क्या कर रहे हैं, पागल समझ रखा है क्या? कभी कहते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद करो, मत जाओ, देश आजाद करा के ही पढ़ेंगे, और कभी कह रहे हैं कि नहीं आंदोलन वापस ले लो, मुझे नहीं पता, जाके पढ़ो, नौकरी करो, कुछ करो। तो उसी लिए कांग्रेस में फूट पड़ी और एक नया दल बना, स्वराज पार्टी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और आपका एनसी केलकर और एक आपके ये चित्तरंजन दास, 3 बड़े लीडर्स थे। उसका प्रभाव हमारे यहाँ। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के असमय स्थगन से दुखी होकर 23 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू, तीनों चारों आदमी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में हरियाणा में स्वराज पार्टी अधिक लोकप्रिय रही। स्टार्टिंग में इसके नेता अंबाला में लाला दुलीचंद, जिनकी बेटियां भी शामिल थी, करनाल में लाला गणपत राय, हिसार में पंडित नेकीराम शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, बाबू श्यामलाल सत्याग्रही, गुड़गांव में पंडित रूप नारायण और रोहतक में पंडित श्रीराम शर्मा। 2 नाम बार बार आ रहे हैं, नेकीराम शर्मा और श्रीराम शर्मा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मार्च 23 को पंडित श्रीराम शर्मा ने रोहतक से हरियाणा तिलक नामक एक अखबार का प्रकाशन किया। स्वराज नामक समाचार पत्र गुड़गांव से शुभ चोपड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा तिलक किसने निकाला? पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा तिलक, पंडित श्रीराम शर्मा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अखबार। ठीक है, पंडित श्रीराम शर्मा, हरियाणा तिलक। याद ना रहे तो श्रीराम के नाम का तिलक लगाते थे, श्रीराम तिलक, तो पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा तिलक। ठीक है। स्वराज पार्टी 23 में विधानसभा परिषद के चुनाव में भाग लिया, जीती भी थी, लेकिन फिर ना चित्तरंजन दास जी एक्सपायर हो गए 1925 में, फिर ये शिथिल पड़ गई, फिर ये काम नहीं कर पाई। मोतीलाल नेहरू से मतभेदों के चलते चित्तरंजन दास 1925 की मृत्यु के बाद मालवीय जी ने M.R. जयकर और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई। अब इस मतभेदों के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये थे ना अपने मदन मोहन मालवीय जी, ये जो है टिपिकल हिंदू थे मालवीय जी, और इनकी और मोतीलाल नेहरू की अच्छी नहीं पड़ती थी आपस में, 36 का आंकड़ा था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। भगवान जाने क्या था उस टाइम पे, क्या नहीं था। तो M.R. जयकर, लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से नई पार्टी बना दी। किसने? जब इनकी डेथ हो गई चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू से मतभेदों के चलते मालवीय जी ने। मालवीय जी टिपिकल हिंदू, मांस नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, जबकि कहते हैं कि भाई ये तो अपना रहन सहन सब कुछ अलग था, तो आपस में मतभेद थे लोगों के। इसी समय चौधरी छोटू राम जो कि कांग्रेस में 16 में आए और 20 में छोड़ गए। क्यों? गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, अपनी पार्टी बनाएंगे। इसी समय चौधरी छोटू राम ने पंजाब के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता मियां फजले हुसैन, इसी को फजली हुसैन भी लिखते हैं, फजले फजली एक ही है, इसके साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बना ली। अब ये पार्टी बिल्कुल चरम पे पहुंचेगी। 1919 के अधिनियम के अनुसार 23 में केंद्रीय विधान परिषद और पंजाब विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में ही नहीं, संपूर्ण पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती। तो अब कांग्रेस से ऊपर की पार्टी बनने लग गई आपके राज्य में, यूनियनिस्ट पार्टी। किसने बनाई? आपके चौधरी छोटू राम जी ने। क्यों? क्योंकि छोटू राम जी कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। किस चीज के? असहयोग। क्यों छोड़े स्कूल कॉलेज, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, नई पार्टी बना दी। फजली हुसैन के साथ मिलकर जमींदारा लीग हरियाणा में और पंजाब साइड में यूनियनिस्ट, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का भी था। साइमन कमीशन आप अच्छी तरह जानते हैं, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 के नवंबर में एक कमीशन नियुक्त हुआ, जिसमें 7 अधिकारी, 7 अंग्रेज आने वाले
वाले थे और ये एक रिपोर्ट बनाने वाले थे जिसमें ये लिखते कि क्या इंडियंस इस काबिल हैं कि अपने देश का राज चला पाएं और क्या इंडियंस को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। 100% हमारे बारे में गलत लिखने वाले थे क्योंकि थे ही अंग्रेज, इसीलिए हमने इसके आने से पहले इसका विरोध स्टार्ट किया। पर ये थोड़े से बेशर्म थे, नवंबर के घोषणा करके फरवरी में ये आ भी गए 1928 में। और फरवरी 1928 से आप लगा लीजिए ये पूरा देश घूमे, हर जगह जहां जहां गए काले झंडे विरोध। कल आपने देखा ना खट्टर का कैसा विरोध किया, काले झंडे दिखाए लोगों ने, क्या क्या किया, गलत किया, लेकिन उस टाइम पे भी अंग्रेजों का विरोध था। तो जहां जहां गए ये लोग, इनका विरोध हुआ। साइमन कमीशन का ग्रुप या गैंग जहां जहां गया, उसी विरोध के चलते लाहौर में लाला लाजपत राय ने लीड किया एक बहुत बड़े ये लगा लीजिए कि जनता, जिसमें कि ये था कि भैया गलत है, साइमन वापसी, साइमन की वापसी, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो वहां अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। ये सब प्लान था। लाठीचार्ज में लाला जी को टारगेट करके इतनी लाठियां मारी गई सिर पे, पूरे शरीर पे, कहते हैं वो गिर भी गए तब भी लाठियां मारते रहे। और उस टाइम उम्र हो चली थी क्योंकि लाला जी आज के तो है नहीं, लाला लाजपत राय जी ये भैया मैंने पढ़ा है ना 1865, तो लाला लाजपत राय जी जो है वो गिर गए। लगातार लाठियों का प्रहार इतना ज्यादा था कि सिर में अंदर कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और फिर पूरे शरीर में गुम चोट लगी इतनी ज्यादा कि वो इलाज से ठीक नहीं होती। कुछ दिन बहुत परेशान रहे और फाइनली जाके एक्सपायर हो गए, या कह लीजिए शहीद हो गए। एक्सपायर होना तो बहुत छोटा शब्द है इनके लिए, शहीद हो गए। इस शहादत का किसी पे कोई असर नहीं आया क्योंकि कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर इस तरह से मार दिया अंग्रेजों ने, लाठियों से पीट पीट के। आप ये सोच के देखो कितना दर्द होगा लाठी से, एक लाठी लगने पे, और इतनी लाठियां मारना कि आदमी मर जाए। तो उस बड़े हाई लेवल के नेता को ऐसे पीट पीट के मार दिया और सरकार चुप बैठी रही। तब क्रांतिकारी भगत सिंह और उसके ग्रुप ने कहा कि ये तो बेइज्जती है हमारे देश की, और इतना अगर कोई आम आदमी मरता ना तो कोई बात नहीं, बहुतों को शहादत देनी पड़ती है, लेकिन अगर लीडर्स को ऐसे पीट पीट के मारा जा रहा है तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, और इसका बदला कांग्रेस ले ना ले, हम लेंगे। इसीलिए भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था। ये सैंडर्स हत्याकांड के पीछे यही तो कारण था, नहीं तो क्यों इनको पुराने किस्से खुलते और इनको इस तरह से जेल में फांसी की सजा। अगर सिर्फ बम फेंकने पर गिरफ्तारी दी थी तो बम फेंकना तो कोई बड़ी सजा भी नहीं थी, और मान लो सजा होती तो कोई 6-8 महीने, साल 2 साल, भगत सिंह को फांसी थोड़ी होती। फांसी तो सैंडर्स हत्याकांड में हुई ना। सैंडर्स क्यों मारा था? क्योंकि उसने लाला जी को मारा था। मारा स्कॉट ने था, फंस गया सैंडर्स, ठीक है, क्योंकि वो भी वहां असिस्टेंट था। साइमन कमीशन, डॉक्टर सत्यपाल श्रीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, जो मैंने बताया 5 आंदोलनों में 7 साल तक जेल काटी, 5 में रहे, और नेकीराम शर्मा, दोनों बहुत बढ़िया आदमी। आदि ने जनता को साइमन कमीशन के विरोध के लिए प्रेरित किया कि गलत को गलत कहो, विरोध किया। हरियाणा के भिवानी में, रोहतक में, अभी आप देख रहे थे भिवानी में जनसभा, रोहतक में जनसभा, झज्जर, अंबाला जहां शुरुआत हुई, आदि जिलों में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया गया। यहाँ ना लोग समझदार थे, पढ़े लिखे, तो विरोध बड़ा करते थे। पढ़े लिखे आदमी को विरोध करना आता है, मूर्ख आदमी को कुछ भी कह दो उसी को मान लेगा, समझदार आदमी एनालाइज करता है, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप हरियाणा में 17 नवंबर 28 को शोक सभाएं आयोजित की गई। लाला जी कोई आज के थोड़ी हैं, 1865 का इनका जन्म है। लाला जी ने कितना काम किया, कर्मभूमि हिसार को बनाया, हिसार में ही उन्होंने शाखा बनाई, आर्य समाज की शाखा के सचिव रहे, तो कितना काम तो किया समाज के लिए, गायों के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, और अब लाठियों से पीट पीट के मार दिया, तो शोक सभाएं हुई। लाला जी की मृत्यु के बाद मार्च 1900, क्योंकि इसमें इनकी डेथ हो गई थी, लाला जी की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में डॉक्टर सत्यपाल की अध्यक्षता में प्रांतीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर ध्वजारोहण की रस्म, यानी हरियाणा में पंडित नेहरू भी आए हैं, गांधी भी आए हैं, सुभाष भी आए हैं, लाला जी तो थे ही यहाँ के। सिर्फ बाल गंगाधर तिलक नहीं आए, लेकिन उनके विचारों को नेकीराम शर्मा जी ने आगे बढ़ाया, होम रूल लीग जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब बड़े बड़े लीडर्स आए। 10 मार्च 29 को रोहतक में प्रसिद्ध क्रांतिकारी अर्जन लाल सेठी की अध्यक्षता में कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्रांतिकारी भी यहाँ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स यहाँ के दौरे कर रहे हैं, चाहे वो गांधी हो या वो नेहरू हो। नौजवान भारत सभा, शायद हर कोई परिचित होगा एनबीएस से। नौजवान भारत सभा ये भगत सिंह का बहुत बड़ा एक मान लीजिए रोल मॉडल मानती है। आज भी दबे छिपे एनबीएस काम कर रही है, लेकिन सरकारें उसको मान्यता नहीं देती, और आज भी इनको जो काम करना पड़ता है वो क्या कर रहे हैं, ये कोई क्रांतिकारी नहीं बन के काम कर रहे हैं, ये वैचारिक क्रांति लाने की कोशिश है। इसलिए एनबीएस जगह जगह आप देखो स्टॉल्स लगाते हैं, किताबें सस्ती बेचते हैं ताकि लोग पढ़ पढ़ के कामयाब हो जाएं। वो कॉम्पिटिटिव किताबें नहीं लिखते, वो दिमाग के विचारों को
जो आंधी को हिला दे दिमाग को, विचारों को पनपने का मौका दें, उभरने का, जन्म लेने का, ऐसी किताबें लिखते हैं। वो है ये एनबीएस, भगत सिंह की देन है ये। पंजाब के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल ने 1926 में हरियाणा में एक क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा का गठन किया। नौजवान भारत सभा के सदस्य मजदूर थे, किसान थे और छात्र थे। तो भगत सिंह तो छात्र ही तो थे, मजदूर किसान इनके बच्चे थे इसमें, यानी गरीबों के दबे कुचले बच्चे। ये सभी लोग कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन इनकी विचारधारा समाजवादी थी, यानी बराबरी की बात करते थे। कम्युनिस्ट बेसिकली विचारधारा को ये लोग आगे बढ़ाते थे। 30 जून 1930 को अंग्रेजी सरकार ने नौजवान भारत सभा को खतरनाक संगठन करार दे दिया। देखो जरा, 1930 में ये कह दिया कि क्रांतिकारियों की सभा खतरनाक संगठन है। तो ये इससे बड़ा और क्या होगा कि क्रांति के लिए बोलने का भी मौका नहीं देंगे। करार देते हुए हरियाणा ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि हरियाणा से शुरू नहीं हुई, ये लाहौर से शुरू हुई थी। वहां से बढ़ते बढ़ते पूरे दिल्ली, हरियाणा सब जगह फैली। तो सरकार ने कह दिया ये गलत संगठन है। जैसे आज कहते हैं ना भाई हिजबुल मुजाहिदीन है, ये गलत है, तो ऐसे कह दिया कि ये भी गलत है, खतरनाक संगठन हमारे एनबीएस को। नौजवान भारत सभा के वे सदस्य जो पकड़े नहीं गए, उन्होंने इस सभा में संबंध विच्छेद कर नई नई सभाएं बना ली। अंबाला के सदस्यों ने, अब भाई सरकार ने कह दिया बैन, तो बैन है तो मीटिंग करते पकड़े गए तो मारेंगे, अगर कहीं पे कोई खाता मिल गया, कोई पैसे मिल गए तो पीटेंगे इनको। तो कहा कि ठीक है यार, काम ही तो करना है, क्या फर्क पड़ता है, नाम बदल के कर लो, करनी तो आजादी की लड़ाई है। तो नाम बदल लिया। तो देखो उसी को बता रहे हैं, अंबाला के सदस्यों ने नौजवान हिंदू सभा बना ली। बैन तो एनबीएस कर रखे ना, हमने तो नौजवान हिंदू सभा बनाई, हम इसमें नौजवान हिंदू लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो नाम बदल लिया। रोहतक में यूथ लीग जवान लोगों को इकट्ठा करेंगे। मंडी डबवाली के सदस्यों ने बाल भारत सभा, हमारी मर्जी। हाँ भाई, इंडिया में सभा तो कोई भी बना सकता है ना, नाम बदल लो, कुछ भी रख लो, बातें वैसी ही करो। पूर्ण स्वराज्य, कल परसों के पेपर में क्वेश्चन था, आप सभी जानते हैं 1929 को लाला अपने जो ये है पंडित नेहरू, इनकी अध्यक्षता में ये अपना है ना रावी नदी के किनारे लाहौर में एक मीटिंग रखी गई थी 31 दिसंबर 1929, और पहली बार पूर्ण स्वराज्य शब्द का यूज किया था। क्रांतिकारियों से ध्यान हटाने का यह अच्छा तरीका था, वैसे अच्छा भी था और देखे जाए तो एक नेगेटिव सेंस में भी। दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू, पेपर में था, कि अध्यक्षता में लाहौर में हुई कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स की मांग को छोड़कर पूर्ण स्वराज्य, पेपर में था ये वाला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया। महात्मा गांधी के आह्वान पर 26 जनवरी 30 को हरियाणा सहित संपूर्ण भारत में आजादी का दिवस मनाया गया। तो गांधी जी और नेहरू के आह्वान पर पहली बार देश में आजादी का दिवस कब मना लिया? 26 जनवरी 1930 को। कहां डिसीजन लिया पूर्ण स्वराज का? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस ली है ना तो ये सब आपके लिए बहुत आसान है, अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो ये डिफिकल्ट है। सब सीरीज में है, एक एक घटना आपस में जुड़ी हुई है। सविनय अवज्ञा, तभी मैं दो दो लाइन पहले बता रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। अब हिस्ट्री पढ़ के आए हो तो बहुत आसान दिखेगा। आपके देश में गांधी जी ने कहा कि असहयोग कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 10 साल बाद दोबारा एक नया थॉट दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। आप आज्ञा दे रहे हो हमें कि हमें ये काम करना है, हम नहीं करेंगे, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, हम आपके कानूनों को तोड़ेंगे, हम आपकी गलत चीजों को नहीं मानेंगे। तो इसे कहा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, हम मारकाट नहीं मचाएंगे, ना हम क्रांतिकारियों की तरह दंगे फैलाएंगे, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ना हम बम गिराएंगे। क्रांतिकारियों का रास्ता गलत है, वो बम की राजनीति करते हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी। और वो क्या कह रहे हैं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से विद ड्यू रिस्पेक्ट, सभी ने आज्ञा नहीं मानेंगे, गलत चीज को मानेंगे नहीं, लेकिन आंदोलन करेंगे बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से। ये है सविनय अवज्ञा। 12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रहियों के साथ महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। इसमें अंबाला के लाला सूरजभान भी शामिल थे। अंबाला में कांग्रेस के ढेरों लोग थे, जिनमें लाला सूरजभान गए थे। 1930 की जो कितना थी ना एक लंबी यात्रा, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक लगातार चलना था, रोज के 10 मील, 24 दिन चलना था, 240 मील यानी 390 किलोमीटर चल के दांडी पहुंचना था। उसमें हमारे अंबाला से कौन गया? सूरजभान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया। गांधी जी ने पहले भी छुड़वाया था 20 में भी, जिसमें चौधरी देवीलाल, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, देवीलाल जी ने अपने स्कूली छात्र जीवन में ही छोड़ दिया सब कुछ और कूद पड़े देश की आजादी की लड़ाई, चाहे वो 30 का सविनय अवज्ञा था या 42 का भारत छोड़ो आंदोलन। 52 में ये कांग्रेस के मेंबर बने थे, कांग्रेस की तरफ से चुने गए थे, और 62 में फिर ये कांग्रेस त्याग कर अपोजिशन के मेंबर बने, वही चौधरी देवीलाल, डिटेल से पढ़ाया था। जैसे प्रमुख छात्र नेता,
तब ये स्टूडेंट थे, भी सम्मिलित थे। हरियाणा के लोगों ने रोहतक, झज्जर, भिवानी, पानीपत, अंबाला और अन्य कस्बों और गांवों में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। तो गांधी की पहली शर्त यही तो थी कि बिल्कुल बेसिक नीड क्या है, नमक। नमक का कानून था, नमक कोई नहीं बनाएगा तो नमक ही बनाएंगे, मर्डर नहीं कर रहे, नमक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नमक बनाएंगे, कानून तोड़ेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो हमने भी नमक बनाया, ठीक है। महात्मा गांधी के विशेष प्रतिनिधि खड़ग बहादुर ने हरियाणा प्रांत का दौरा कर लोगों में सत्याग्रह का प्रचार किया। तो पूछ लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के कौन विशेष प्रतिनिधि आए, तो खड़ग बहादुर, ठीक है। अंबाला ने स्त्रियों ने नमक कानून की अवहेलना कर सत्याग्रह का बिगुल बजाया। लाला दुलीचंद, बार बार पढ़ रहे थे ना, इनकी बेटियां विद्यावती, यशोदा देवी और यमुना देवी, इसको जमुना देवी भी लिखते हैं, जमुना कई किताबों में, तो जमुना यमुना एक ही हैं। तो ये जो लाला दुलीचंद जी हैं, अमीर आदमी है, इनकी 3 बेटियां गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़ी 1930 में। क्या क्या नाम है? विद्यावती, नाम देखो ना कितना अच्छा है, यशोदा देवी और यमुना देवी, यशोदा, यमुना, विद्यावती, लाला दुलीचंद की बेटियां किस आंदोलन में कूद पड़ी? 1930 के सविनय अवज्ञा, बढ़ चढ़कर भाग लिया। धरसाना के नमक डिपो पर, नमक बेसिक था ना तो उस पर अटैक करेंगे ये। धरसाना के नमक डिपो पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने अहिंसक चढ़ाई की। हरियाणा प्रांत के 25 स्वयं सेवकों ने भाग लिया कि हम भी जाएंगे धरासाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट धरसाना की घटना। 12-13 अप्रैल 1930 को झज्जर में सूरजभान की अध्यक्षता में हुई जिला राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में हजारों किसानों ने भाग लिया। ये सूरजभान एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, अभी अभी आपने पढ़ा था, देखो अंबाला के लाला सूरजभान थे ना 78 सत्याग्रहियों में, तो गांधी जी से बिल्कुल क्लोज में सब कुछ सीख के आए थे, तो इसलिए अब अध्यक्षता में हजारों किसानों को समझाई वही बातें जो 69 की लाइन में बैठ के गांधी जी किससे सुन के आए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है चीजें। लाला सूरजभान सविनय अवज्ञा का इंपॉर्टेंट आदमी। 34-35 के चुनाव, 34 में केंद्रीय विधान परिषद और 35 में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए। ये पुराने अंग्रेजों के टाइम की है। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, पर जहां तक हरियाणा क्षेत्र का संबंध है, यूनियनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को पराजित किया। आपके राज्य में ना, इस इलाके में, राज्य कहना ठीक नहीं, इस इलाके में यूनियनिस्ट पार्टी बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था फजले हुसैन, और उनके साथ आपके जो कांग्रेस में 4 साल सिर्फ रहे थे और जिन्होंने कांग्रेस में काम तो किया, लेकिन जैसे ही लगा कि यार मेरी विचारधारा इनके साथ मैच नहीं हो रही, अलग हो जाता हूँ, सर छोटू राम जी, ठीक है, इन दोनों की मिली पार्टी थी ये यूनियनिस्ट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। राजनीतिक गतिविधियां और स्वाधीनता संघर्ष का तीसरा दौर 37 से 47, आजादी के 10 साल। इन 10 सालों में हरियाणा कैसा था? 37 के चुनाव में आप जीते, यूनियनिस्ट पार्टी जीती, लेकिन बहुत लंबी नहीं टिकी। 37 के चुनाव 11 प्रांतों में हुए, 8 में कांग्रेस जीती, 3 में साझे टाइप की सरकार बनी, क्योंकि वहां पे यूनियनिस्ट पार्टी अपना झंडा गाड़ रही थी। भारत सरकार के अधिनियम 35 के अनुसार फरवरी 37 को प्रांतों के चुनाव संपन्न हुए, 11 प्रांतों के। 37 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थिति पूर्ववत काफी मजबूत थी। हरियाणा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने मार्च 38 को रोहतक के मदीना नामक गांव में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया, क्योंकि यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी दमदार थी ना, तो कांग्रेस को अपने पैर जमाने में दिक्कत आई। अक्टूबर 38 में सर छोटू राम, यही तो कर रहे हैं सारा काम, और प्रीमियर सर सिकंदर हयात ने पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार आदि जगहों पर सभा को लोगों को यूनियनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को सभी लोगों को, सभा के लोगों को यूनियनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को अपनाने की अपील की। तो जो मेन इलाके थे ना, देखो मेन इलाकों में रेवाड़ी गए, पानीपत गए, रोहतक, हिसार, भिवानी में तो है ही पहले से काम कर रही है, यानी इन लोगों ने कोशिश की कि सब लोगों को हम किससे जोड़ लें, अपनी यूनियनिस्ट पार्टी से। किसने कोशिश की? यहाँ के लोकल लीडर सर छोटू राम और फजले हुसैन ने, ठीक है। रोहतक में कांग्रेस ने, अब कांग्रेस एक तरफ काम कर रही है, चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की। तो रोहतक में कांग्रेस सोच रही है यार मेरे पैर नहीं उखड़ने चाहिए, ऐसा ना हो ना यूनियनिस्ट पार्टी रोहतक में भी हावी हो जाए, पंजाब की बेल्ट में थी ही, तो इसलिए यहाँ कांग्रेस काम कर रही है। किसको बुला रही है? चौधरी चरण सिंह, जो बाद में पीएम भी बनेंगे आपके। 1938 के अंतिम दिनों में सुभाष चंद्र, ये हरियाणा आएंगे अब, 1938 के अंतिम दिनों में सुभाष चंद्र बोस, वो अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, हरियाणा दौरे पर आने से यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में विशेष जोश पैदा हुआ। तो ये भी तो पहले कांग्रेसी थे, तो विशेष जोश, यानी सुभाष चंद्र बोस पर्सनल आपके राज्य में आए, आपके राज्य में लाला जी तो कर्मभूमि बना के बैठे थे, आपके राज्य में गांधी जी आए, आपके राज्य में नेहरू ने अध्यक्षता की, यानी सारे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आए, चाहे चौधरी चरण सिंह हो जो देश के प्रधानमंत्री रहे, सारे बड़े बड़े लीडर्स आपके यहाँ। सिर्फ
जो बड़े लीडर्स में एक तिलक नहीं आए, लेकिन तिलक का ही संगी साथी लाला जी आपके यहाँ पूरी तरह से लोगों को एक्टिव बनाए हुए थे। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था ना, जिसमें गांधी जी ने कहा था भाषण देना है तब तक जब तक कि गिरफ्तारी ना हो जाए, लोगों को उकसाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1940-41 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में हरियाणा के सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया। तो कितने हजारों लोग हमारे मारे गए इन सब चीजों में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, देश की आजादी की अंतिम बड़ी लड़ाई। इसके बाद कोई बड़ी लड़ाई आपने नहीं लड़ी। क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त को गांधी जी मुंबई के ग्वालियर टैंक में बैठे होते हैं स्टेज पे और कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू और डाई। बहुत बड़ा नारा, या तो देश आजाद करा लो या मर जाओ। गांधी जी जैसा आदमी मरने की बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन गांधी जी को रात में उठा लिया, ऑपरेशन जीरो चला के रात में 12 बजे बड़े बड़े सारे लीडर्स को पकड़ लिया, कईयों को जेल, कईयों को नजरबंद। गांधी जी को पूना ले गए। आगा खां पैलेस पड़ता है, बहुत बड़ा सा महल है, सुंदर देखने लायक, मैंने देखा बहुत सुंदर है, व्हाइट कलर का। वहां पे गांधी जी को कैद रखा, नजरबंद, भाई आप यहाँ से नहीं निकलेंगे, यहाँ घूमो बेशक इस महल के अंदर। वहीं सरोजनी नायडू इनकी पत्नी वहीं एक्सपायर हुई थी। वही है ये भारत छोड़ो। 8 अगस्त 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही हरियाणा में रेलवे स्टेशन हमने फिर उखाड़ने शुरू कर दिए, डाकघर, तारघर, पुलिस थानों पर तोड़फोड़ और प्रदर्शन। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ये सब अंग्रेजों का परिचय देती थी। हम आज भी ऐसा ही करते हैं, जो गलत है। हरियाणा प्रांत में 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं में मांगेराम वत्स छोटे लेवल पर, लक्ष्मण सिंह, वैध लेखराम बहुत इंपॉर्टेंट, राधा कृष्ण, शीशपाल सिंह, राम कुमार विचट आदि प्रमुख थे। ये छोटे लेवल पे काम कर रहे थे। आजाद हिंद फौज, ग्रेट ग्रेट सुभाष चंद्र बोस, जिनकी सच में दिल से इज्जत अपने आप होती है कि उस आदमी ने हर तरीके से जीवन को देखा। अमीर घर में पैदा हुए, बहुत इंटेलिजेंट थे, जीनियस माइंड के थे, सिर्फ 1 साल में अंग्रेजों के देश में रह के मेहनत करके उनकी लिस्ट में 4th टॉपर थे। कितनी बड़ी बात है, कोई ऐसा बैकग्राउंड थोड़ी था, 4th टॉपर। और फिर नौकरी पे लात मार दी, सरकारी नौकरी पर। उस टाइम पे आईएएस नहीं बने। क्या बोले कि ये तो सिर्फ पिताजी को ये दिखाने के लिए था। पिताजी कह रहे थे ना कि भाई मेरा सपना है कि पिताजी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी चाकरी, इनकी नौकरी नहीं करूंगा, अंग्रेजों की छोड़ दी। और फिर धीरे धीरे करके लायकियत जिसमें होती है ना, वो दबती नहीं है। सृजन का जो बीज है वो निकल के बाहर आएगा। ऐसा ही सुभाष के साथ हुआ और सुभाष देश के बड़े लीडर्स के रूप में उभरे। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। गांधी जी विरोध में थे इनके में कि सुभाष ठीक लड़का नहीं है, ये कांग्रेस को सैनिक कार्यवाही जैसा बना देगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सेना के प्रति इनके मन में एक अजीब सा लगाव था और ये चाहते थे कि बिल्कुल ऐसी सूटेड बूटेड टाई बेल्ट को और वो सब पहनने वाले, या फिर इस तरह के सैनिक हो कि जो एकदम देखते ही सल्यूट मारे और एकदम से जिनके कद काठी देखने लायक हो। तो गांधी जी इससे थोड़ा एंटी थे। गांधी जी का मानना था कि यार ये क्या तरीका है आजादी का, ऐसे तुमने फौज क्यों तैयार कर रखी है। इनफैक्ट एक बार जब ये कांग्रेस में एक्टिव मेंबर थे ना, तो एक बार गांधी जी जब आए तो इन्होंने अपने कुछ जैसे लड़के तैयार कर रखे थे, वो वही जैसे तुमने देखा होगा आजाद हिंद फौज की मूवी वगैरह में, वो एक स्पेशल तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे, बेल्ट लगाते थे और एक टोपी पहनते थे, सुभाष कैप बोलते थे। और जैसे ही कोई आया तो सल्यूट मारा, गांधी जी आए तो सल्यूट मारा। सुभाष उनके लीडर थे। तो गांधी जी ने कहा क्या बंदरों की फौज इकट्ठी कर रहे हो तुम। मतलब गांधी जी को इनकी ये विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैसे ठीक थे, इंटेलिजेंट हैं, एक्टिव हैं, अपना एक अलग से सोच है, तभी तो कांग्रेस के नेता बने 2 बार। पर फिर गांधी जी और इनके क्लैश थोड़े से विचारधारा के बढ़ते चले गए। मन में भेद नहीं आया, लेकिन मतों में भेद था। उनका मत अलग था, इनका अलग था। फाइनली इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही हुई कि इनको देश निकाला दे दिया और कहा अगर दिखाई दे गए तो शूटेड साइट है। बेचारे इस देश की मिट्टी में मरने का भी मौका नहीं मिला और कहाँ कहाँ, कभी सिंगापुर, कभी जापान, कभी जर्मनी, कहाँ कहाँ घूमते फिरे। चाहते तो एक अच्छा जीवन जी सकते थे ना, अमीर थे, 4था रैंक था, कहीं आईएएस आईपीएस टाइप की नौकरी करते, लेकिन अपने घर की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई मरते टाइम, डेड बॉडी भी कहाँ मिली किसी को। वो सुभाष चंद्र बोस, उनकी फौज है ये आजाद हिंद फौज। हमारे बहुत सैनिक थे इसमें। देश को स्वतंत्रता दिलाने हेतु देश के बाहर से, अरे देश का आदमी देश में नहीं काम कर पा रहा क्योंकि देश निकाला दे रखा है, देश के बाहर से भी कई संगठनों ने प्रयास किए। इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी संगठन प्रमुख था। आजाद हिंद फौज में हरियाणा के लगभग 2715, बहुत इंपॉर्टेंट, 2715 ये हमारे आदमी थे। लगभग 3000 आदमी आपके राज्य के गए हुए थे इस फौज को संभालने के। हम लड़ेंगे देश की आजादी के लिए। 2715, 2715 इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका। नवयुवकों ने अपना योगदान दिया। तो पूछेंगे हरियाणा से कितने, तो 2715। ठीक है, 2715, 2715 ऐसे याद कर लो, 2715। वैसे 2 सत्ते 14 होता है, लेकिन 2715 याद कर लो। 2 सत्ते यहाँ 14 होता तो बड़ा आसान था, ऐसे ही याद करो, 2715।
सुभाष चंद्र बोस के आदेश के अनुसार बर्मा और असम के जंगलों में, मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत ग्रेट प्लानिंग। इनकी क्या प्लानिंग थी? इन्होंने जापान के साथ स्ट्रेटेजी बनाई। जापान ब्रिटेन का विरोधी था, जे जी अलग अलग लड़े ना, जापान, जर्मनी और इटली, ये तीन अलग, और ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस एक तरफ। तो जर्मनी और जापान, जापान ने कहा मैं इंडिया की मदद करूंगा, इंडिया मतलब सुभाष चंद्र बोस की, और मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दे दूंगा, मैं तुम्हारी सेना के लिए चीजें मुहैया करा दूंगा, तुम बेशक अटैक कर दो इन अंग्रेजों के एरिया पर अपने देश को आजाद कराने के लिए। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें ना नॉर्थ ईस्ट के जो जंगलों वाला इलाका ना, असम, अरुणाचल वाला, शिलोंग, मेघालय, मणिपुर, हम यहाँ तुम्हें खाना भी मुहैया करा देंगे और हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी। ठीक है, हमने मान लिया। उन्होंने पूरी फौज तैयार की, ट्रेनिंग दी, बहुत बढ़िया। ये एंटर भी कर गए, अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे जब इनकी आईएनए पहुंची थी वहां। भाग गए अंग्रेजी, वापस आ गए इंडिया की तरफ, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, और वहां हमने अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन उसी एन वक्त पे जापान दगाबाजी कर गया, और जापान ने कहा यार मैं खुद ही फंस गया हूँ, मेरे पास अपनी सेना की दिक्कत हो रही है, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए सेना भेजूं। उसने ना हेलीकॉप्टर की मदद की, ना हमारे सैनिक बंधुओं को खाने को मिला, टाइम पे ना खाना मिला, ना पानी। कितने दिन रहेगा एक आदमी भाई भूखे प्यासे? आजादी जरूरी है, लेकिन आजादी के लिए पेट भरना भी तो जरूरी है ना, तभी तो लड़ोगे। अब लड़ने के लिए तुम्हारे पास ना तो हथियार पहुंचे, एयरफोर्स के ना उन्होंने वो दिए हमें प्लेन, तो अब अंग्रेजों को तो हमें मारना बहुत आसान हो गया। फिर इन्होंने वापस बुलाई अपनी फौज की, यार वापस आओ, वहां एक जगह झंडा गाड़ने से क्या होगा भाई, आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ने के लिए खाना भी चाहिए, रसद भी चाहिए, ना खाना ना रसद ना कोई मदद, तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए वापस बुलाने पड़े। और यही कारण था फेलियर का, वरना अगर जापान एन मौके पे गड़बड़ नहीं करता ना, तो हम 100% हम घुस चुके थे, हमने अपनी भूमि को आजाद करा लिया था। आईएनए ने अंग्रेजों के उससे झंडा, हमारा हमारा इन द सेंस आईएनए का जिसपे शेर छपा होता वो झंडा गाड़ दिया था। लेकिन फिर वो वहां से निकल के बंगाल पे आना था, पर वो रास्ते में फिर ना खाना ना पानी टाइम पे, फिर कैसे काम चलता, इसलिए वापस जाना पड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस के आदेश के अनुसार बर्मा और असम, इनमें हम जीत गए थे, कि जंगलों में स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए हरियाणा के 346 रणबांकुरों ने वीर गति को प्राप्त किया। तो उस पूरी फौज में हमारे कितने आदमी गए थे? 2 7 15, कितने तो हमारे थे ना, उनमें से देखो कितने सारे लोग उस आजादी की लड़ाई में, कोई भूख से, कोई ऐसे ऊपर से उन्होंने गोले गोले फेंके तो मर गए। 3 4 6, ये 2 4 6 होता तो याद करना आसान होता, कोई नहीं, 3 4 6 याद कर लेते हैं। ठीक है, 3 4 6, वो कितने थे? 2 7 15 टोटल आदमी, और मरने में, शहीद होने वाले में तो ये है 3 4 6, 3 4 6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये पूछे गए सब। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हरियाणा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो मैंने बताया गांधी जी आए थे नए नए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को ही तो आए थे, और आते ही उन्होंने देखा अरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन दुखी हो रहा है, तो पंजाब और हरियाणा को बोले अपने लड़के भेजो लड़ने के लिए, अंग्रेजों के लिए लड़ाओ इनको, अंग्रेज बहुत समझदार हैं और इंडियंस का कभी बुरा नहीं करेंगे, लड़ने दो इनको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पंडित नेकीराम शर्मा जी ने कहा भाई साहब आप अभी नए नए आए हैं, क्यों लड़ने भेज रहे हो, ये दगाबाजी करेंगे, ये कभी इंडिया का भला नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजी सरकार को, उस संकट काल में दुखी थी ना अंग्रेजी सरकार, हम क्यों उनकी मदद करें, में हर प्रकार की सहायता देने वाले हरियाणवी नेताओं में रोहतक के चौधरी लालचंद, चौधरी छोटूराम और पंडित प्रभुदयाल, गुरुग्राम के राव बलबीर सिंह, हिसार के चौधरी लाजपत राय और लाला लाजपत राय जी, सेठ सुखलाल, चौधरी बंस गोपाल और पंडित जानकी प्रसाद। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये गलत थे, देखो ये गलत ये इसलिए नहीं थे क्योंकि बहुत सारे लोग अंग्रेजों पे विश्वास करते थे और उन्हें लगता था कि अंग्रेज जो है ना वो कानून पसंद व्यक्ति हैं और वो गलत चीज का विरोध करते हैं और वो सही चीज को समझेंगे। हमने आंख बंद करके उन पे विश्वास कर लिया क्योंकि जैसे हम थे काइंड हार्टेड सच्चे, ऐसे ही हमें लगा अंग्रेज भी होंगे, लेकिन अंग्रेज थे एक नंबर के भ्रष्टाचारी, धूर्त और घटिया। उन्होंने हमारा फायदा उठाया और फाइनली हमें कहाँ आजाद किया, यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया। सेकेंड में इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि इंडियंस भी लड़ेंगे, तभी तो गांधी जी विरोध में आए कि हम क्यों लड़े भैया, लड़ाई तुम्हारी, तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदे, हमारी सेना को क्यों कुदवाते हो, फर्स्ट में तुमने हमें बेवकूफ बनाया, अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। लेकिन फर्स्ट में सब बेवकूफ बन गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सैनिक भर्ती क्षेत्रों में से हरियाणा का स्थान विशिष्ट था कि यहाँ से ले लो, क्योंकि यहाँ के लड़कों की हाइट हेल्थ अच्छी थी, लंबा तगड़ा शरीर था, कदकाठी अच्छी। अब दुबले पतले मरियल को कौन बनाएगा सैनिक, सेना में एक तो तगड़ा बेल्ट हो, तो हरियाणा पंजाब तो उसके लिए फेमस था, इसलिए इनको पसंद करते थे वो कि यहाँ से भर्ती करो, और इसमें गांधी जी ने कह दिया हाँ भर्ती हो जाओ। पंजाब क्षेत्र से युद्ध के दौरान वीर सेना, ऐसी सेना जो भागे ना, जो किसी से डरे ना, ऐसी सेना थी हमारी, प्रदान करने के कारण तो हमने वीर सेना दे रखी थी। सरकार ने उपहार स्वरूप जब हमने दिए ना, यहाँ से बहुत सारे लोग भर्ती हो गए, तो देखो क्या किया फिर, उपहार स्वरूप नई विधान परिषद में दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व, कि चलो 2 2 3 3 सीट तुम्हारी क्योंकि तुमने बहुत अच्छी सेना हमें दी। तो लालच था, ये भ्रष्टाचारी थे ये लोग। इसका विरोध रोहतक, बहुत इंपॉर्टेंट,
रोहतक के राय बहादुर लालचंद ने किया, चौधरी लालचंद, इंपॉर्टेंट है ये। पूछेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिक भर्ती में किसने विरोध किया था? लाला लालचंद ने। कई सारे लाला अच्छे थे लेकिन उन्होंने कहा था भर्ती हो जाओ, इन्होंने मना किया मत भर्ती हो, बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में अंग्रेजों द्वारा सैनिक भर्ती अभियान का विरोध किया। इनका नाम ऊपर भी गलती से दे दिया ना शायद, पंडित नेकीराम शर्मा तो नहीं आया ना? हाँ ठीक है, वो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो विरोधी थे, फिर ठीक है। देखो ये यही पॉइंट था, मैंने पहले बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पंडित नेकीराम शर्मा ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरियाणा के लड़कों को क्यों तुम ले जा रहे हो लड़ने के लिए विरोध किया था। गांधी जी ने कहा था भर्ती हो जाओ, ठीक है। अब है, ये पूछ लेंगे किसने विरोध किया? पंडित नेकीराम शर्मा और लालचंद जी ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब मना करेंगे गांधी जी, अब उनकी समझ में आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने से अचानक परिस्थितियां बदल गई क्योंकि पंजाब इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये पंजाब क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि पंजाब पे ना यूनियनिस्ट पार्टी का असर था। यूनियनिस्ट पार्टी में सारे हिंदू नहीं थे, कुछ मुसलमान जो कि उनके फेवर में मुस्लिम लीग। ये क्या हुआ था, यूनियनिस्ट पार्टी ना कुछ साल तो बहुत बढ़िया चली, लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग में सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे, उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का जो कार्यालय था ना उसका नाम ही चेंज कर दिया, मुस्लिम लीग करवा दिया। फिर सर छोटू राम लड़े थे उनसे कि भाई आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये पार्टी मैंने भी बनवा रखी है, फजली हुसैन अकेले ने थोड़ी बनाई है, मैंने उसने मिलके इसका नाम यूनियनिस्ट, भाई इकट्ठे संघीय पार्टी रखा, तो आप मुस्लिम लीग क्यों कह रहे हैं? इसमें तो हरियाणा के भी बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए कहा सुनी हुई थी। फिर ब्रिटिश सरकार, तो ये पंजाब इंग्लैंड के पक्ष में हो गया, तो अब कैसे फिर इसके पक्ष में जाएंगे? तो वो लड़ेंगे इनसे। ब्रिटिश सरकार द्वारा देश को युद्ध का भागीदार बनाने के संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, सीधे कह दिया ये भी लड़ रहे हैं। भाई हमसे पूछ तो लो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हमें नहीं लड़ना, लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया कुछ नहीं ये लड़ रहे हैं बिना पूछे हमसे। यूनियनिस्ट मंत्रालय, इस पे खटपट होगी, का नाम बदलकर मुस्लिम लीग रखने के मुद्दे पर सर छोटूराम और जिन्ना के मध्य प्रत्यक्ष विरोध हुआ। अब दोनों आपस में कहा सुनी कि तूने कैसे बदल दिया भाई, ये यूनियनिस्ट पार्टी का मुख्यालय था ना, यूनियनिस्ट पार्टी हिंदू मुसलमानों की एकता की थी, मुस्लिम लीग रख दिया तो इसमें कौन हिंदू आएगा कौन किसान आएगा, ये बात बिगड़ी थी यहाँ। 46 का चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया, ये क्लियर हो गया इंडिया आजाद होगा, तो इलेक्शन अंतरिम सरकार बनी आपकी, तो उसमें अब यूनियनिस्ट पार्टी हारेगी। पहले तो जीत गई लेकिन फिर मिसयूज किया ना, फिर हारेगी देखना। 46 के चुनाव से पहले ही पंजाब और हरियाणा की यूनियनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई थी, भाई फूट पड़ गई ना, पूरी तरह मुसलमानों की बना दी तो फिर तो दिक्कत होगी। परिणाम स्वरूप इस वर्ष हुए चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी को मात्र 20 सीटें प्राप्त हुई। तो देख लो अब गड़बड़ करोगे, जब बनाई थी तो यूनियनिस्ट पार्टी नंबर 1 थी। कब बनाई थी आपने? जब 1920 में ये असहयोग वापस ले लिया गांधी जी ने, तो 22-23 में आपने 23 में इस पार्टी पे काम किया। 23 से 37 के चुनाव में नंबर 1 पार्टी थी और 46 के चुनाव में ये एकदम से धड़ाम से गिरी, कारण आप जान गए हो। कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। अब इस यूनियनिस्ट को किसका हाथ पकड़ना पड़ा? कांग्रेस का, या कह लो कांग्रेस को यूनियनिस्ट पार्टी का, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग हो गई ना। इस सरकार में हरियाणा के कांग्रेसी नेता चौधरी लहरी सिंह, इंपॉर्टेंट है ये, शामिल हुए। लहरी सिंह जी का नाम इंपॉर्टेंट है। 46 के चुनाव के दौरान पंजाब का पश्चिमी भाग मुस्लिम बाहुल्य, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और पूर्वी भाग यानी हमारा और हरियाणा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। अब दो लीडर्स ही लड़ रहे हैं तो जनता तो लड़ेगी लड़ेगी, उनके जिन्ना और हमारे छोटूराम आपस में खूब लड़े, तो जनता में तो दंगे होंगे ही होंगे। सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, परिणाम स्वरूप यहाँ अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए। भाई हिंदू इस बात को क्यों मानेंगे? ये दंगे खैर उनके, ये जो है ना छोटूराम जी 45 में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद ये सब चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेस तैयार कर दिया था उन्होंने। मेवात के नेता थे खान बहादुर मोहम्मद यासीन, बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम, ठीक है। मोहम्मद यासीन मेवात के लीडर के समर्थन में गांधी जी ने सोहना मेवात में, तब वो मेवात में था, दिसंबर में इसका दौरा किया। ये जो मेवात के लीडर थे ना लोकल, इन्होंने गांधी जी को कहा गांधी जी पाकिस्तान वाले पंजाब में तो सबको लग रहा है कि हम सेफ हैं, लेकिन हरियाणा वाले मेवात में जो ये अपने मुस्लिम भाई हैं ये डर गए, इनको लग रहा है कि कहीं हरियाणा जब ये भारत आजाद होगा, आजादी सिर पे है, तो कहीं हम लोगों को मार ना दे यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ तो जाट बाहुल्य है, हिंदू बाहुल्य है, तो हम सेफ नहीं है। इनके कहने पर, यासीन खान के कहने पर गांधी जी दिल्ली से और मेवात आए थे, और गांधी जी ने आके कहा था कि मेरी जबान है कि तुम सेफ हो और तुम्हारे क्षेत्र को अलग से नाम दे देंगे। मेव जाति के लोग थे इसलिए मेवात बना था।
ठीक है, तो गांधी जी का विचार था ये। मेव नेता खान बहादुर, मोहम्मद खान बहादुर तो जैसे हमारे राय साहब हैं ऐसे इनकी उपाधि है, मोहम्मद यासीन खान नाम। गांधी जी ने सोहना मेवात का दौरा किया था। इन्हीं परिस्थितियों में 14 अगस्त 47 मतलब उथल पुथल के दौरान भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान नामक राष्ट्रों का उदय हुआ। रात में हुआ था ना, इसलिए कह रहे हैं। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग बना रहा। तो जब आपको आजादी मिली तो आपके राज्य में ही खटर पटर थी हिंदू मुसलमानों की, उस दौरान आप आजाद हुए। पानीपत में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। आजादी के बाद अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तभी तो गांधी आएंगे रोकने। देशभक्त मौलाना लकाउल्ला, ये देखो लकाउल्ला दूसरा लीडर, अभी यासीन खान के आमंत्रण पर गांधी जी ने दिसंबर 47 को आजादी के बाद पानीपत का दौरा किया, क्योंकि यहाँ मुसलमान थे, और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की। आपके यहाँ ना दो जगह मुसलमान ज्यादा थे, एक पानीपत में एक मेवात में। तो देखो यासीन खान के कहने पे कहाँ गए वो, मेवात, उनको रोका। और फिर लकाउल्ला खान के कहने पे कहाँ आए वो, पानीपत, यहाँ उनको रोका। यानी दोनों जगह गांधी जी खुद आके कह के गए थे कि तुम सेफ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ठीक है। देशी रियासतें और स्वतंत्रता आंदोलन, ये अभी नहीं कराती, इसको शाम की क्लास में उठाऊंगी क्योंकि टॉपिक लंबा है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने आजादी तक की यात्रा देख ली आज, कि कैसे कांग्रेस बनी और कैसे आजादी तक की यात्रा। देशी रियासतें एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया। हमने काफी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा आज पढ़ लिया है, स्वतंत्रता संघर्ष का दौर। तीनों दौर पढ़ लिए। पहला दौर जब कांग्रेस थी, आर्य समाज था, सिख सभा थी अलग अलग, और उसके बाद हमने दूसरा दौर देखा जब क्रांतिकारी और भगत सिंह, नौजवान भारत सभा और ये सब चीजें। फिर हमने देखा तीसरा दौर जिसमें गांधी जी एक्टिव हुए, और गांधी जी ने फिर असहयोग, स्वर, ये अपना सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, ये सब चलाए। उसी दौर में फिर हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के लिए यूनियनिस्ट पार्टी बन गई, जमींदार लीग बन गई, फिर आपस में कहा सुनी, फिर दंगे हुए। उसी बीच में यहाँ पे ये अपना आजादी भी मिल गई, और फिर गांधी जी को कहाँ कहाँ आना पड़ा, पानीपत में लकाउल्ला खान के इनविटेशन पे, क्योंकि लोग भाग रहे थे पाकिस्तान की तरफ, और दूसरा अपने यासीन खान के नेतृत्व में इसमें मेवात में, तभी तो मेवात बनाना पड़ा। ठीक है। तो हमने आजादी तक की लड़ाई देख ली, स्वतंत्रता संघर्ष के तीनों दौर। अब ये आपको सेल्फ स्टडी करने पड़ेंगे, थोड़े आपको पढ़ना पड़ेगा कि गांधी जी कहाँ कहाँ आए, किन 3 जिलों में आए थे, क्या हुआ था। तो इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक आज शाम को पढ़ते हैं, और इसको आज कोशिश करती हूँ इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूं। हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 57 की क्रांति से आजादी तक की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होगी। कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है इसको। लेकिन पंडित श्रीराम शर्मा क्या कर रहे थे, 5 आंदोलनों में थे, कितने साल जेल गए, कौन छात्र जीवन में ही अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के और 30 से ही लग गया था और फिर भारत में प्रधानमंत्री तक की पोस्ट पर पहुंचा, ये आपको पता होने चाहिए। किसने कौन सा अखबार निकाला, और उर्दू पे किसने काम किया, हिंदी में किसने काम किया, और ये अपना मथुरा अखबार किसने निकाला, पंडित श्रीराम शर्मा कहाँ जन्मे हैं, पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ जन्मे, किसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विरोध किया, लाला दुलीचंद की बेटियां कौन कौन थी, कहाँ से किस आंदोलन में वो कूद पड़े थे। हरियाणा को प्रेजेंट करने के लिए या इस इलाके से गांधी जी के पीछे चलने वाले उन 78 लोगों में कौन था, फिर उसने कहाँ कहाँ जनसभाएं की थी, हरियाणा की पहली कांग्रेस की जनसभा कहाँ हुई, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी कहाँ पकड़े गए थे, उसमें असहयोग में, और फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन पानीपत में कौन संभाल रहा था, भिवानी में कौन उसका अध्यक्ष है, सब पढ़ना पड़ेगा। ये सेल्फ स्टडी से आएगा। सुन लिया ना कहानी, अब जब पढ़ोगे ना तो तुरबीज खान या लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, 2 7 1 5, फिर पढ़ते तुम्हें याद आएंगी चीजें कि हाँ ये तो हमने पढ़ रखी हैं। कितने लोग एक्सपायर हुए, 3 4 6, है ना, वीरगति को प्राप्त, तो इनको बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है। ये आंकड़े मैंने एक बार पढ़ दिए, समझा दिए, कहानी समझ में अगर तुम्हें आ गई है तो फिर अब तुम्हें आसान दिखेगा। चलो शाम को इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक निपट गए, 57 की क्रांति और आजादी तक की लड़ाई, यानी 1857 से 1948 तक के हरियाणा को हमने समझ लिया। ठीक है। चलिए, फीमेल सुपरवाइजर का सिलेबस सबका एक ही होता है, सिलेबस में कोई अलग नहीं होता, वही हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके सब कुछ आएगा। फीमेल सुपरवाइजर में बच्चों से जुड़ी बातें और आएंगी, क्योंकि आपको आंगनवाड़ी को संभालना है। तो उसमें बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, किस एज में कौन सा टीका लगता है, थोड़ा सा बच्चों के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, या कुछ क्वेश्चन इस तरह के, मिड डे मील प्रोजेक्ट कब आया, किसने लॉन्च किया, कौन पीएम था, कौन से सन में, किस तारीख को हुआ, और हरियाणा में जो है शिक्षा के ऊपर 2 4 क्वेश्चन, बच्चों से जुड़े क्वेश्चन, ये ज्यादा जो आएंगे। ठीक है। शाम को न्यू टॉपिक नहीं कराऊंगी, पहले इसको कंप्लीट कराऊंगी। अब तुम्हारा अभी भी इतने दिनों में भी तुम्हारे दिमाग में मिक्स हो रहा है, तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब पढ़ना करना पड़ेगा, स्पीड पकड़नी पड़ेगी थोड़ी सी। मार्च को टारगेट कर लो, पेपर पास करना है हर हाल में। बहुत सारे लोगों का तो ग्राम सचिव का भी बहुत अच्छा गया है, और उम्मीद है बहुत सारे सिलेक्शन ले जाएंगे हमारे बच्चे पढ़ने वाले।
ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। अब शाम को फिर मिलते हैं, 6:30 बजे क्लास है, 8 बजे तक में कोई अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो दूसरा भी स्टार्ट करा दूंगी। अब थोड़ी स्पीड से टॉपिक्स को करेंगे, कहानियां समझते चलो, पढ़ते चलना, पढ़ोगे तो पास होगे, सुनने से पास नहीं होगे। थैंक यू।